हेलो गाइस, दिस इज मनीष वर्मा। आज बात करने वाला हूँ क्लास 10 सोशल साइंस की हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर की यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो आज के इस क्लास के अंदर हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर के जो नोट्स की जो लिंक है, फ्री नोट्स है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ पे जाके आपको सभी क्वेश्चंस को रीड आउट कर लेना है। इस क्लास के बाद पहले हम डिस्कस करेंगे आज इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझेंगे हम। क्योंकि मैं अब आपको रटवाना नहीं चाहता, समझाना चाहता हूँ। यूट्यूब पे मुझे लोग मनीष वर्मा नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट कर। सबसे पहले हम ये समझते हैं, ये जो हमारे चैप्टर का नाम है ये क्या कहता है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, तभी तो हम समझेंगे इसका उदय कैसे हुआ। चलिए, इससे पहले हम तो इंडियंस हैं, तो इंडियंस होकर हम अपने अकॉर्डिंग समझते हैं ताकि टॉपिक को अच्छे से समझ में आ जाए। यूरोप तो हमारे लिए पराया है भाई, हम पहले अपना जानेंगे ना, तभी हमें यूरोप का ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये बताओ कि ये कौन है। ये गांधी जी हैं। ये सभी इनके साथ समर्थक खड़े हुए हैं इनके। समझ में आ गया आप सभी को, ये कितने प्यारे हमारे बच्चे हैं। ये गांधी जी हैं। अब गांधी जी ने क्या किया था, सभी लोग ये सब जो दिख रहे हैं हमारे भारत के महान पुरुष, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तमाम हमारे महान पुरुष रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस जी, खून दो आज़ादी देंगे। बहुत ऐसे महान पुरुष रहे हमारे भारत के अंदर, जिन्होंने क्या किया है, जब अंग्रेज भारत पे आके कब्जा किया उन्होंने, 1600 में ही भारत के अंदर अंग्रेज आ चुके थे। 1757 के बैटल ऑफ प्लासी और 1764 के बैटल ऑफ बक्सर के बाद भारत को पूरा उन्होंने कब्जे में ले लिया, भारत को गुलाम बना लिया, और इस तरीके से भारत भी ब्रिटिश का कॉलोनी बन गया। और इस तरीके से इंग्लैंड वालों ने भारत के हर एक लोगों पे, अब वो लोग चाहे हिंदू हों या मुस्लिम हों, सिख हो या ईसाई हो, सभी पे एक समान अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया। इवन फूट डालो राज करो की नीति, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी अपनाई, तमाम अत्याचार किए, महिलाओं के साथ बहुत मतलब कि दुष्कर्म तक किए। ये सब हमने देखा। इन्हीं सब के वजह से देखो, ये विदेशी थे जो कि इंडियंस के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। अब इन इंडियंस ने ये बिल्कुल भी नहीं देखा कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ये सब बिल्कुल नहीं देखा। स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ। सब एक दूसरे से लोग मिल गए आपस में, और अपने देश के लिए, भारत के लिए, अपने देश से प्रेम की भावना को अंदर से जगाए, और इन विदेशियों के खिलाफ क्या करने लग गए, युद्ध करने लग गए। चाहे महाराणा प्रताप हो या जितने भी हमारे देश के वीर रहे, आगे चल के सुभाष चंद्र बोस हो या भगत सिंह हो, चंद्रशेखर जी हो, महात्मा गांधी हो, बहुत जितने भी रहे, इन सभी ने इन गोरी चमड़ी वालों को भगाना स्टार्ट कर दिया। अब इससे ये निकल कर आया कि नेशन स्टेट्स की ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, एक कंट्री एक जब आज़ाद हो जाएगा, आज़ाद मतलब वो अपने इंटरनल, अपने देश के अंदर भी किसी का गुलाम ना हो और अपने देश के बाहर भी किसी का गुलाम ना हो, उसी को कहते हैं हम नेशन स्टेट्स। समझ में आएगा आपको, हिंदी में कहते हैं राष्ट्र राज्य। अब यहाँ से एक चीज़ तो हमें समझना पड़ेगा पहले, कि यहाँ से एक कंसेप्ट समझाता हूँ पहले। अब गोरी चमड़ी वाले अंग्रेज भारत में आते हैं। अब मान लो कि आपको कोई, आप 4-5 दोस्त हो, या मान लो कि 4-5 लोग हो, आप 4-5 लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं हो, या एक दूसरे को जानते भी हो तो इतना क्लोजली भी नहीं हो, और कोई दूसरा आए और 4-5 को थप्पड़ मारना स्टार्ट कर दे। अब आप 4-5 को एक ही जना थप्पड़ मार रहा है, तो आप 4-5 मिलकर इकट्ठे हो जाओगे और उस एक की ऐसी की तैसी कर दोगे ना, ऐसी की तैसी है। तो आपस में क्या हुआ, उस एक इंसान ने आप चारों के साथ, 5 के साथ ऐसा कुछ किया, थप्पड़ मारने की जो प्रोसेस है, ऐसा कुछ किया जिससे आप 4-5 लोग एक दूसरे के साथ मिल गए और उस एक के अगेंस्ट में। समझ में, मैं कहने का चाहता हूं यही हुआ। अंग्रेजों ने जब भारत को गुलाम बनाया तो पूरे भारतीय लोग आपस में मिल गए। ये भूल गए थे कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। क्यों? क्योंकि उन सब का दुश्मन सिर्फ एक था, वो था अंग्रेज, और उनको अंग्रेजों को बाहर से बाहर भागा, अपने देश से बाहर भगाना था। यहां तक का प्रोसेस समझ में आ गया। यही एक प्रक्रिया होती है राष्ट्रवाद की। समझ में आ गया। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? राष्ट्रवाद का मतलब होता है क्या, अपने देश से प्रेम करना, अपने देश के लिए मर मिट तक जाना, अपने देश को स्वतंत्र रखना, अपने देश को यूनिटी बनाए रखना। ये सब जो बात होती है राष्ट्रवाद की होती है। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है जब हम अपने देश की अखंडता के लिए, यूनिटी के लिए, फर्टर्निटी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए क्या करें, आपस में मिल जाए, जुड़ जाए, और अपने देश में जो भी अत्याचार हो रहा है, जो ये सब हो रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए आपस में एक हो जाए। यही चीज़ हुआ। अंग्रेजों ने
यानी कि भारत के अंदर राष्ट्रवाद के उदय का जो मेन कारण रहा वो क्या रहा? अंग्रेजों का भारत में आना, जिससे कि सभी लोग मिलकर एक हो गए और भारत में राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म का उदय हुआ। समझ आ गया आप सभी को? तो नेशनलिज्म का मतलब क्या है? देश से प्रेम करना। अब इस देश प्रेम में चाहे जो भी आ जाए उसको फोड़ डालेंगे। अब दो लड़का लड़की प्रेम करते उसके बीच में तीसरा आ जाए तो दोनों के बीच में तो दिक्कत आएगी। अब तीसरे को फोड़ना चाहेंगे भाई, दोनों में से कोई एक जना, तो यही होता है ना। अब सेम यही कंडीशन है। अब एक कंट्री के लोग अपने कंट्री से प्रेम करते हैं और उतने में ही कोई भारत देश से आए उसको गुलाम बना ले तो सभी देश के लोग तो एक हो ही जाएंगे और उसकी ऐसी तैसी कर देंगे। ऐसा होगा ना जी, समझ आ गया आप सभी को? तो यही एक जो प्रोसेस होता है ये नेशनलिज्म इसको कहा जाता है। तो नेशनलिज्म का मतलब क्या हुआ? जब एक देश के लोगों के ऊपर कोई भी अत्याचार कर रहा हो तो उनके अंदर अपने देश के प्रति जो भावना है, जो प्रेम की भावना है, अपने देश के प्रति जो प्रेम है, राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश से प्रेम करना, ये भावना जग जाती है और जिन्होंने उनके ऊपर अत्याचार किया है, ऑप्रेस किया है ना, उनके अगेंस्ट में ये सब खड़े हो जाते हैं। यही सेम कंडीशन हो गई भारत की। हमने ये सब देख लिया और यहीं से स्टार्ट होती है क्या? नेशन स्टेट बनने की प्रोसेस। जब भारत ने पूरा मतलब कि संघर्ष किया और अंत में जाके 15 अगस्त 1947 को भारत को लगभग 250 सालों तक गुलामी रहने के बाद आज़ादी मिल गई और भारत क्या बन गया? नेशन स्टेट बन गया, राष्ट्र राज्य बन गया। और नेशन स्टेट का मतलब समझ आ गया आप सभी को? क्या बताया मैंने? एक ऐसा देश जो बिल्कुल तरीके से मतलब पूरी तरीके से आज़ाद हो। क्या हो? आज़ाद। 1947 से पहले भारत नेशन स्टेट नहीं था, भारत ब्रिटिश नेशन स्टेट था, इसलिए भारत को ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। लेकिन आफ्टर द 1947 भारत नेशन स्टेट बन गया। क्यों? क्योंकि अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मामले में हम आज़ाद हो गए। तो मैं भारत की कहानी पहले इसलिए बता रहा हूँ क्यों? क्योंकि ये चैप्टर जो यूरोप में नेशनलिज्म वाले ये जो चैप्टर है ये आपको समझने में बहुत हेल्प करेगा और आगे भी हम डिस्कस करने वाले हैं पूरी भारत की कहानी, ऐसे आपको और बताने ही वाला हूँ मैं, ठीक है। तो नेशन और स्टेट्स, जब कोई कंट्री आज़ाद हो जाए और कंट्री को आज़ाद करने के लिए जब लोगों के अंदर एकता की भावना आती है, देश से प्रेम की भावना आती है, उसी को कहते हैं हम राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। ये तो दोस्तों भारत की कहानी हुई। भारत की ही तरह दुनिया के तमाम कंट्रीज को अपने आज़ादी के लिए संघर्ष करना पड़ा। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, राष्ट्रवाद की भावना जरूरी नहीं है कि जब भी कोई देश को गुलाम बनाए बाहर से आके तभी राष्ट्रवाद की भावना आती है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये तो भारत की कंडीशन हुई। तो उस राष्ट्रवाद के उदय होने का दो रीजन यहाँ पे निकल कर आता है। या तो उस कंट्री के अंदर का कोई ऐसा इंसान, या राजा कह लो या शासक कह लो, देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कह लो, उसने अपने देश के लोगों पर अत्याचार कर रखा हो या अत्याचार कर रहा हो, तो लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना आएगी और वो ऐसे सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है? या तो उस देश के ऊपर किसी बाहर के देश ने आके गुलाम बना लिया, जैसे ब्रिटिश ने भारत को गुलाम बनाया। ये चीज समझ में आ गया आप सभी को? दोस्त, इसी तरीके से दुनिया के तमाम कंट्रीज ने अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष किया और देश में अलग अलग तरीके से राष्ट्रवाद की भावना आई। आज भी दोस्त हम सभी के अंदर राष्ट्रवाद की भावना है। क्यों? अब आज देख लो ना, आज क्या चल रहा है? कोरोना वायरस चल रहा है। अब इस कोरोना वायरस के अंदर हमने सभी कंट्रीज के अंदर देखो, अब कोई कंट्री किसी कंट्री का दुश्मन क्यों ना हो, अब भारत की देख लो यार, अब हमारे कितने भी दुश्मन देश में क्यों ना हो, लेकिन मोदी जी ने भाई एक काम किया, दुनिया के लगभग 150 देशों में 150 देशों के अंदर हमारी वैक्सीन गई है। तो ये एक राष्ट्रवाद की भावना एक पूरे इंटरनेशनल लेवल पे है। समझ आ गया? हम पूरे यूनिटी में हैं, एकता में हम। ये सब एक राष्ट्रवाद की भावना होती है, पूरे देश से प्रेम करना, दुनिया के देशों से प्रेम करना। तो इस तरीके से मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, आई होप आप समझ गए होंगे। क्योंकि तो राष्ट्रवाद की डेफिनेशन कोई नहीं है कि एक डेफिनेशन बता दो समझ में आ जाएगा, नहीं। देश से प्रेम सिंपल है, या एक ऐसे कंडीशन जब पूरी दुनिया के देश एक हो जाए। अब देखो कोरोना वायरस के समय क्या हुआ, पूरी दुनिया के देश एक हो गए, तो एक तरफ से ये भी एक राष्ट्रवादी है। खैर टॉपिक पे आते हैं हम। देखिए, तो यहाँ पे हम समझते हैं कि नेशन स्टेट्स, राष्ट्र राज्य, और नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। फिर हम आ जाएंगे अपने मेन टॉपिक के ऊपर, किस पे है? यूरोप में नेशनलिज्म पे। फिर हम यूरोप चले जाएंगे, अभी तो हम इंडिया में ही हैं। चलिए, अब पहले ये मुझे बताओ कि आपको नेशन और स्टेट्स का मतलब पता है? हम एक एक करके वर्ड्स का मतलब जानेंगे पहले, है ना। एक एक बारीकी से मतलब समझो, बड़ा मजा आ जाएगा। देखो, राष्ट्र यानी कि नेशन, स्टेट्स यानी कि राज्य, इनका मतलब क्या होता है? कौन बताएगा इनका मतलब है? चलिए मैं ही बता देता हूँ। देखिए, नेशन का मतलब क्या होता है? राष्ट्र, राष्ट्र होता है। और स्टेट्स का मतलब जितने भी हमारे राज्य हैं वो होता है। अब मैं आपसे पूछा हूँ कि राज्य किसे कहते हैं भाई? आप बोलोगे राज्य, राज्य उसे कहते हैं जैसे दिल्ली है, यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश, झारखंड है। आप बोलोगे ये सब राज्य है, बुढ़वा कहीं के, ये राज्य नहीं होता। राज्य उसे कहा जाता है जो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मामले में बिल्कुल ही स्वतंत्र हो, आज़ाद हो, उसे राज्य कहा जाता है। अब बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, क्या इनके ऊपर कोई सरकार नहीं है?
आप बताओ, इनके ऊपर सरकार नहीं है, यानी कि ये तो स्टेट गवर्नमेंट है, इनके ऊपर भी सरकार है, जो मोदी सरकार है इस समय बता रहा हूं मैं। इसलिए भारत एक राज्य है, ना कि यूपी, बंगाल, बिहार, झारखंड एक राज्य है। समझ आ गया आप सभी को। वैसे दुनिया के तमाम कंट्रीज जो हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, दुनिया के तमाम दोस्तों जो वो लगभग 193 कंट्रीज जो यूएन में शामिल इस समय, वो सबके सब एक स्टेट्स हैं। क्या है वो? स्टेट है। समझ आ गया आप सभी को। अब तो हम दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, इन सबको स्टेट क्यों कहते हैं? दोस्त क्या हुआ था, जब आप भारत का संविधान उठाओगे तो आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत दोस्तों है यूनियन है, राज्यों का एक यूनियन बन के बना पड़ा है। तो जितने भी हैं ये जिनको हम स्टेट कह रहे हैं, है ना, वो एक यूनियन है, भारत की एक इकाई है। ठीक है, हमने उनको कन्वेंस के लिए स्टेट कह दिया। समझ आ गया आप सभी को। तो आप दोस्त आप किसी को बताओगे तो आप बताओगे क्या कि ये सब स्टेट नहीं होते, स्टेट तो भारत है, क्योंकि भारत के ऊपर कोई शक्ति नहीं है ना। लेकिन दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, इनके ऊपर एक शक्ति है, पावर है, वो है सेंट्रल पावर। समझ आ गया आप सभी को। तो भारत एक राज्य है। भारत 1947 से पहले एक स्टेट नहीं था, नेशन स्टेट नहीं था, मैंने आपको बता दिया, यानी कि स्टेट भी नहीं था। स्टेट इसलिए नहीं था, उसको ब्रिटिश स्टेट कहा जाता था क्योंकि भारतीय गुलाम था। समझ आ गई सब जो मैं अब यहाँ पे बता रहा हूँ। चलिए, अब स्टेट हम उसे कहते हैं जिसके पास ये 4 चीज हो। कौन कौन सी? पहली, लैंड हो, लैंड मतलब भूमि हो, जमीन हो। समझ आ गया। दूसरी चीज क्या होता है? जनसंख्या, पॉपुलेशन हो, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, यानी कि वो जो भूमि, लैंड है, उसके ऊपर रहने वाले लोग भी तो हों, तभी तो उसको स्टेट कहेंगे हम। तीसरी चीज, अब जो लोग हैं तो लोगों को चलाने के लिए गवर्नमेंट भी हो, सरकार भी होनी चाहिए, सरकार भी तो होनी चाहिए भाई, तभी तो लोग रेगुलेट हो पाएंगे। एंड ये जो चौथी चीज है, ये फोर्थ जो पॉइंट है, यही जो मेन पॉइंट है जिसने एक जमीन को, एक भूमि को एक स्टेट बना डाला, जिसको बोलते हैं सोवरेनिटी। क्या बोलते हैं? सोवरेनिटी, यानी कि संप्रभुता। क्या कहते हैं हिंदी में? संप्रभुता कहते हैं इसको। और संप्रभुता का मतलब ही होता है क्या? जो एक ऐसा भूमि या एक ऐसा यूनियन या एक ऐसा स्टेट कह लो जो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मामले में टोटली इंडिपेंडेंट हो। तो स्टेट उसे कहेंगे हम जिसके पास अपनी लैंड हो। भारत के पास अपनी एक बाउंड्री भी है, लैंड भी है, पॉपुलेशन भी है, गवर्नमेंट भी है हमारे पास, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारे पास, और हमारे देश की जो सरकार है वो आज़ाद भी है अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में। देश के अंदर भी हमारे देश की सरकार किसी के गुलाम नहीं है, और देश के बाहर भी ऐसा नहीं कि अमेरिका आके हम पे दबाव डालेगा और हम वो करेंगे जो वो कहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो समझ आ गया सभी को। तो हम क्या है? संप्रभुता है हमारे पास, सोवरेनिटी है हमारे पास। तो ये 4 चीज जिसके पास होंगे वो सबके सब स्टेट होगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि यूरोपीय के दोस्त काफ़ी सारे ऐसे देश हैं यूरोपियन कंट्रीज में जिनके पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन सोवरेनिटी नहीं है। समझ आ गया? तो वो स्टेट नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अभी हम जानेंगे एक एक करके, बड़ा मजा आएगा। तो स्टेट किसे कहेंगे? जिसके पास लैंड हो, पॉपुलेशन हो, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी, ये 4 चीज होनी चाहिए। समझ आ गया आप सभी को? चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब बात करेंगे हम ये राष्ट्र किसे कहते हैं। राष्ट्र का मतलब क्या होता है? राज्य मतलब समझ आ गया आप सभी को? तो राज्य के अंदर रहने वाले लोग को ही राष्ट्र कहा जाता है। राज्य के अंदर रहने वाले लोग, जो लोग रहते हैं। अब सोचोगे कि लोग जो रहते हैं, देखिए दोस्त, जब हम राष्ट्र की डेफिनेशन पे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने राष्ट्र को लिख दिया है, समझ आ जाएगा आप सभी को। देखिए यहाँ पे है राष्ट्र। राष्ट्र का मतलब यहाँ पे स्पेशली होता क्या है, यानी कि नेशन का मतलब क्या होता है। नेशन जो है दोस्त लैटिन के नोटस वर्ड से बना है। नोटस का मतलब होता है जिस इंसान का जन्म उसी देश के अंदर हुआ, जन्म। ठीक है, अब जिस, यानी कि अब नेशन का वर्ड का हम स्पेशली अब मैं आपको मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है कम्युनिटी ऑफ पीपल, यानी कि कम्युनिटी ऑफ पीपल, लोगों का समूह। क्या होता है नेशन का मतलब? लोगों का समूह। ये देखिए, एक लोगों का समूह यही है ना, ग्रुप है ये, कम्युनिटी ऑफ पीपल है ये। अब ये जो समूह है, जो नेशन की मीनिंग होती है वो होती है उस देश के लोगों की कॉमन लैंग्वेज हो, एक आम भाषा हो। इंडिया की जैसे कि आम भाषा एक हिंदी है, बेशक हमारा कोई नेशनल लैंग्वेज तो नहीं है, राष्ट्रीय भाषा तो नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल हमारी लैंग्वेज है जो कि मेजोरिटी लोगों के साथ बोली जाती है। ठीक है, ये तो समझ आ गया सभी को। जैसे कि फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, जर्मन में जर्मनी, जापान में जापानी, चीन में चाइनीज, सबकी अपनी लैंग्वेज होती है। तो कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, उनकी अपनी बाउंड्री हो, टेरिटरी हो, जमीन हो, बाउंड्री हो, सिंपल भूमि हो, भारत के पास भी है। उनका एक कॉमन लैंग्वेज हो, साथ ही साथ कॉमन हिस्ट्री भी हो। अब भारत के लोग हैं, उन सभी का कॉमन हिस्ट्री भी है। यहाँ तो ठीक है, हाँ भाई, भारत के लोग हैं, उनके साथ ही जो हुआ होगा, जब जो आया भारत के अंदर, आते रहे, विदेशी आए, आक्रमण किए, भारत पे गुलाम भी बनाए, तो उनका कॉमन इतिहास रहा है। वैसे दुनिया के तमाम कंट्रीज के जो लोग हैं उनका इतिहास जो है वो कॉमन हो, जो मेरे साथ बीता वो आपके साथ भी बीता हो। ठीक है, चलिए। एंड जातीयता,
एक ही तरह के जाति के लोग उस देश के अंदर रहते हो। समझ में आ गया आप सभी को? एक ही तरह के जाति, कॉमन जाति हो उस देश की कोई, एंड कॉमन संस्कृति हो, यानी कि साझी संस्कृति हो। हिंदी में साझी कहते हैं, साझी संस्कृति, एक समान संस्कृति हो। यानी कि दोस्त, जब हम नेशन यानी कि राष्ट्र की डेफिनेशन की बात करते हैं तो राष्ट्र की डेफिनेशन क्या करता है, क्या कहता है? तो दोस्त, राष्ट्र की डेफिनेशन ये कहता है कि ये जो लोग हैं इनकी कोई आम भाषा हो, है ना, जिस देश पे रहते हैं इनकी एक बाउंड्री वाली एक भूमि हो, जमीन हो जिसकी अपनी रेखा हो, दोस्तों एक बॉर्डर भी हो, जैसे हमारी बॉर्डर नहीं है, LOC LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये सब कहते हैं ना। तो हमारी एक बॉर्डर भी है, अपनी एक सीमा भी है। हमारे लोगों के, देश के जो लोग, उनका एक कॉमन इतिहास भी है। सेम यही कंडीशन सभी देशों के ऊपर लागू होता है। अब ब्रिटेन के अंदर या मैं यूरोपियन कंट्री की बात करूँ तो आम भाषा होनी चाहिए सभी कंट्री की, उनके पास अपनी एक बाउंड्री होनी चाहिए, उनका कॉमन इतिहास होना चाहिए, हिस्ट्री होना चाहिए, जातीयता, एथनिसिटी उस जाति का यानी कि कॉमन जाति होनी चाहिए उस कंट्री की, है ना, एंड कल्चर भी उनका सेम होना चाहिए। लेकिन दोस्त, आज के समय में ये जो नेशन की ये जो डेफिनेशन है ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं होती है। अब एक देश के अंदर दोस्त तमाम तरह के लोग रहते हैं, है ना। अब उनकी कल्चर भी सेम नहीं हो सकती, उनकी जातीयता, उनकी एथनिसिटी भी सेम नहीं हो सकती। जरूरी नहीं कि उनका इतिहास भी कॉमन हो, बहुत तरह के लोग अब एक देश में आकर बस चुके हैं। इसलिए ये जो डेफिनेशन है ये उस समय के अकॉर्डिंग फिट बैठती थी। जब आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, समझ में आ गया, उस समय ये फिट बैठती थी। ठीक है, तो नेशन का जो डेफिनेशन एग्जाम में लिखने वालों आप यही लिखोगे, एक देश के लोग जिनकी आम भाषा हो, आम एक भूमि हो, आम इतिहास यानी कि साझी इतिहास हो, साझी जातीयता यानी कि एक जैसी जातीयता हो, एंड कॉमन संस्कृति यानी कि दोस्त कैसे कॉमन कल्चर हो देश का, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये सब एक लोग हैं, अलग अलग तरीके के लोग नहीं, एक ही तरीके के लोग हैं जिनकी साझी इतिहास, साझी लैंग्वेज, ये सब एक तरीके का होता है, उसी को हम नेशन कहते हैं। स्टेट में समझा चुका हूँ, नेशन में आपको समझ में आ चुका है। क्लियर है? चलिए, एंड अब आते हैं हम राष्ट्रवाद के ऊपर। उस कंट्री के अंदर ऑटोनोमी हो, ऑटोनोमी मतलब क्या होता है, वो कंट्री पूरी आज़ाद हो, ऑटोनोमी हो। ठीक है, नेशनल आइडेंटिटी हो, यानी कि उस देश की अपनी एक पहचान हो। हमारी पहचान एक इंडियंस के रूप में है, अमेरिकन, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, सबकी अपनी एक पहचान होती है, तभी हम नेशनलिज्म की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, सेल्फ डिटर्मिनेशन हो, हम अपने देश के कानून वगैरह खुद ही बना सकते हो, एंड सोलिडेरिटी हो, यानी कि उस देश के अंदर यूनिटी हो। सोलिडेरिटी मतलब क्या होता है, यूनिटी होना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह के दोस्त, नेशन वर्ड का मतलब समझ में आ गया, स्टेट वर्ड का मतलब समझ में आ गया, और नेशनलिज्म का मतलब समझ में आ गया। ये मैंने आपको इसलिए पहले ही समझा दिया, ये सब वर्ड्स बार बार रिपीट होंगे। अब आपको समझ आ चुका है कि इन वर्ड का मतलब होता क्या है। तो राष्ट्रवाद का मतलब समझ में आ गया आप सभी को, नेशन का भी और स्टेट का भी। क्लियर है दोस्त? चलिए, तो इस प्रकार से देश के अंदर क्या होता है, राष्ट्रवाद की भावना जगती है ना, राष्ट्रों के साथ मिलकर, यानी कि सभी देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी सभी लोग मिल जाते हैं आपस में, उनके अंदर यूनिटी यानी कि एकता बन जाती है, और आपस में देश लोग जब मिल जाते हैं तो राष्ट्रवाद की भावना आती है, और देश को आज़ादी करवाने में सब लोग मिलकर जुड़ के एक साथ लग जाते हैं। इस तरीके से दोस्त भारत आज आज़ाद भी है, 28 स्टेट के साथ 9 यूनियन टेरिटरी है भारत के अंदर। अब यही सेम कंडीशन हम बात करते हैं यूरोपियन कंट्री पे जाते हैं। दोस्तों फटाफट अब बैठ जाओ हवाई जहाज पे। अब हम ये है दोस्त पूरे यूरोप का ये नक्शा, ये रहा मैप, ये रहा, और ये है हमारा पूरा वर्ल्ड। देख लीजिए पूरा वर्ल्ड है, और हमारा पूरा प्यारा सब ये रहा, हमारा कितना खूबसूरत दिखता है हमारा भारत। जय भारत माता की। इस तरीके से पूरा ये वर्ल्ड का मैप है। अब वर्ल्ड के मैप, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए आपको उसको पहले, है ना, अपने इमेज बनाना पड़ेगा इस माइंड के अंदर, ताकि कभी भूलो ना। ये देखिए, ये तो दोस्तों ये जो पूरा पार्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये पूरा ये जो पार्ट है ये यूरोपियन है। रशिया का आधा पार्ट भी यूरोप के अंदर आता है, इसलिए इसको यूरेशिया कहा जाता है। इट मीन्स जो रशिया है इसको यूरेशिया इसलिए कहा जाता है, इसका कुछ पार्ट यूरोप में और आधा पार्ट है, आधे से ज़्यादा पार्ट इसका रशिया है, कहाँ पे, एशिया में आ जाता है, इसलिए इसको यूरेशिया कहा जाता है। ठीक है, बट हम जो पढ़ने वाले हैं ना आज, ये पूरा यूरोप है ना, यही इसने मेन झंझट पैदा कर रखी है पूरी दुनिया के अंदर। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, कोल्ड वार, दुनिया के तमाम जितने भी वार हुए हैं वो सिर्फ यूरोपियन किसके कारण हुए हैं, इन्हीं कंट्रीज़ के कारण। क्यों? क्योंकि अमेरिका भी चाहता है इस पे दबाव, यानी कि इस पे अमेरिका का कब्जा रहे। रशिया भी चाहता है यूरोप के ऊपर अपना कब्जा बनाना। तमाम तरह के कंट्री चाहती है यूरोपीय पे अपना दबदबा बनाना। इसी वजह से दोस्त तमाम तरह की घटनाएं इस यूरोप के कंट्री में घटने स्टार्ट हुई। आपको पता होना चाहिए कि यही यूरोपियन कंट्री से दोस्त, जैसे कि स्पेन हो गया, नीदरलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन सभी कंट्री ने अफ्रीकन कंट्रीज़ को, एशियन कंट्रीज़ को, एंड ये दोस्त इधर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़
इसको, इनको गुलाम बना रखा था। दुनिया के लगभग 100 कंट्रीज 1945 से लेकर 1950 के दौरान आज़ाद हुए थे, हैं, सिर्फ नीदरलैंड, स्पेन वगैरह से और ब्रिटिश और फ्रांस वगैरह से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, पहले सिर्फ यूरोपियन की हमें बात करना, तो मैं पहले आपको यूरोप का मैप दिखाता हूँ। इस यूरोप के मैप के अंदर कुछ नाम है ऐसे जिनका नाम आपको ध्यान रखना चाहिए, ये नाम हमें बार बार रिपीट भी होंगे। सबसे पहले ये देखिए, पोलैंड इस जगह है, ठीक रसिया के ठीक बगल में ही देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि यूरोप के अंदर रसिया का कुछ पार्ट आ जाता है। ये देखिए कुछ पार्ट, ये जो दिख रहा है आपको इस कलर के अंदर, ये पूरा रसिया का पार्ट है, ये आ गया। ये दोस्तों पोलैंड है, ये पूरा आपका जर्मनी का पार्ट है, ये आपका पूरा फ्रांस है, इसकी राजधानी, इसकी जो कैपिटल है वो पेरिस है, ठीक है। पोलैंड की जो कैपिटल है वो वार्सा है, वार्सा पैक्ट कहते हैं जिसको, वार्सा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और जो नाम है ये हमारा हो गया डेनमार्क, ठीक है, ये हमारा डेनमार्क हो गया, आइसलैंड के पास भी है भाई, बिल्कुल ये है ना। एंड ये हमारा आयरलैंड हो गया, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन ये हो गया। इधर दोस्त नीचे के साइड में आपका स्पेन है, ये जो पूरा पार्ट है ये स्पेन है, और इधर के साइड ये जो पार्ट है ये पूरा आपका पुर्तगाल है, ठीक है। ये जो पार्ट है ये पूरा पुर्तगाल है, ये आपका पूरा स्पेन है, यानी कि स्पेन और पुर्तगाल दोनों एक साथ ही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, दोनों मिले जुले हैं। एंड ये आपका स्विट्जरलैंड है, ये देखिए फ्रांस से ठीक बगल में स्विट्जरलैंड है, इसके ऊपर भी नेपोलियन ने कब्जा कर लिया था, पढ़ेंगे आगे हम। एंड और भी जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जिनके आपको पढ़ना है इसके अंदर, वो कंट्री बार बार आएंगे, बोस्निया हो गया यहाँ पे, हर्जेगोविना हो गया यहाँ पे, है ना, एंड स्लोवाकिया हो गया यहाँ पे। और इस तरीके से पूरा आपको ये मैप को अपने ना एक इमेज ले लो फटाफट अपने माइंड के अंदर, ये जो मैंने आपको कंट्री बताया अभी यहाँ पे कि वो कंट्री कहाँ कहाँ पर है, ये देखिए पेरिस के ठीक बगल में यानी फ्रांस के ठीक बगल में ही बेल्जियम है, स्विट्जरलैंड है, ध्यान रखा जो बता रहा हूँ मैं, स्विट्जरलैंड और बेल्जियम और लग्जमबर्ग, यानी कि ये तीनों जो कंट्री हैं, और नीदरलैंड भी ठीक इसके पास में है, ये जो 3 कंट्री हैं प्लस, यानी कि एक स्विट्जरलैंड एंड दूसरा दोस्तों हो गया लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड, और इस नीचे के साइड में दोस्तों हम देखेंगे तो वो है हमारा कौन सा, स्पेन और कौन सा, पुर्तगाल। ये सभी कंट्री फ्रांस के आसपास है। लेकिन जो सबसे बड़ी फ्रांस की दिक्कत थी वो था ब्रिटेन। दुनिया के तमाम लगभग दोस्तों 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के ऊपर फ्रांस का नहीं ब्रिटेन का राज चला है, इसलिए फ्रांस को सबसे ज़्यादा दिक्कत जो थी वो थी ब्रिटेन से। ठीक, इसके बगल में ही है 7 ईयर वॉर, जो आप जानते होंगे भाई, 7 ईयर वॉर टोटल चले हैं इनके साथ। और अंत में जो नेपोलियन का भी अंत हुआ उसमें सबसे बड़ा हाथ ब्रिटेन का ही था। क्यों? क्योंकि जो गले की कांटें बनी हुई थी फ्रांस की वो सबसे बड़ा ब्रिटेन ही था। क्यों? इंग्लैंड ही था। इसकी कैपिटल लंदन है। इसको यूनाइटेड किंगडम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर आयरलैंड, वेल्स हो गया है ना, और इंग्लैंड और ब्रिटेन का पार्ट पूरा मिक्सअप है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम। इतने बड़े पार्ट्स को मिला के ये यूनाइटेड किंगडम बन जाता है, जिसका पार्ट पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। अब यहाँ तक हम देख सकते हैं ये सभी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, इन सभी के बीच में एक कॉमन वोट चलता रहता है हमेशा इस चीज़ को लेकर कि हम पूरे यूरोपियन कंट्रीज में सबसे ताकतवर हैं। ये सभी यूरोपियन कंट्री ऐसा ही चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो होती है फ्रांस से, जिसका पूरा साम्राज्य यहाँ तक, यहाँ से आपको दिख तो रहा है, लेकिन यहाँ का जो मेन जो शासक बन के उभरा और जो निकला दोस्त, वो था भाई कौन है, नेपोलियन बोनापार्ट, जिसने सोचा कि बस हमें पूरे यूरोप पे कब्जा करना है। इससे पहले जब एनसीईआरटी की बुक निकालोगे आप तो उसके अंदर आपको सबसे पहले ये पिक्चर दिखेगी। पिक्चर बहुत कुछ कहती है, पहले समझते हैं। ये देखिए फ्रेडरिक सराइयो के द्वारा दोस्तों पिक्चर बनाया गया था। इसी के साथ इन्होंने 4 पिक्चर और बनाया था। ये फ्रेंच के एक कलाकार थे, यानी कि फ्रांस के एक आर्टिस्ट है, ये ध्यान रखना है। अब ये पिक्चर कहती है क्या है दोस्त, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए पहले आपको बताता हूँ मैं कि क्या कहती है और क्या आपको अच्छे से समझना है। ये देखिए पहले इसको आप अच्छे से देखो, समझो पहले इसमें क्या दिख रहा है आपको इसके अंदर। आपने अपने बुक्स में देखा होगा एक और तरीके से, मैं फिर भी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे एक प्रतिमा दिख रही है, मूर्ति दिख रही है इस तरीके से सही। यहाँ पे बिल्कुल नीचे सब लोग खड़े हुए हैं। अब लोग जो खड़े हैं आपको यहाँ पे दिख भी रहा है सही से, या आपने अपने एनसीईआरटी बुक में गौर किया हो। ये देखिए दोस्त, लोग यहाँ से लेकर ये रहे, लोग यहाँ से लेकर फिर ये लाइन जा रही, फिर ये लाइन जा रही, फिर ये लाइन, फिर ये देखिए, देखा आपको, ये लोगों की बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन। अब इस लंबी लाइन का भी कुछ मतलब है, इसलिए इस आर्टिस्ट ने ये दिखाया है हमें। ठीक है, देखते हैं क्या। ये देखिए यहाँ पे दोस्त जो भी ये जो मूर्ति है, पहले इसके बारे में समझते हैं। ये प्रतिमा है, ये जो मूर्ति है, इनके हाथ में देख सकते हो आप एक मसाल है जो कि ज्ञानोदय यानी कि ज्ञान का मसाल है, नॉलेज का मसाल। ठीक है, इस तरीके से इनके हाथ में ये है। और दूसरे तरफ इसमें देखो कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक पर्ची सा इन्होंने लिया पड़ा है जो कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट है, यानी कि जिसके अंदर राइट्स के बारे में बताया गया है, ये है इसके अंदर। ठीक है, चलिए ये चीज मूर्ति समझ में आ गया आप सभी को। और यहाँ पे जो आपको लोग दिख रहे हैं स्टार्टिंग में दोस्त, जैसे कि अमेरिका के लोग भी हैं यहाँ पे, है ना, और इस तरीके से स्विट्जरलैंड भी है। अब जैसे कि अमेरिका 1776 में 4 जुलाई को आज़ाद हो गया था, तो अमेरिका जो भी इस मूर्ति के पास पहुँच जाएगा समझ लो वो कंट्री आज़ाद है, इंडिपेंडेंट हो चुका है वो।
तो इस तरीके से दोस्त इस यहाँ पे ये देखिए अमेरिका के लोग पहुँचे पड़े, स्विट्जरलैंड के लोग पहुँचे पड़े ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है। और इन देशों ने मिलकर ये सब दोस्त किसी ना किसी देश के लोग ही हैं, जैसे कि झंडा यहाँ पे दिख रहा है, सब देशों का अपना झंडा, जर्मनी का है, फ्रांस का है, सबका अपना झंडा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इन सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पे देखो ये टुकड़े पड़े हैं, ये देखिए जो टुकड़े आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो टुकड़े यहाँ पे दिख रहे हैं बिखरे हुए, ये जो टुकड़े हैं दोस्त ये इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि इन देशों के ऐसे इंस्टीट्यूशन जिन्होंने इनके ऊपर अत्याचार किया हुआ है, इन्होंने ऐसे, यानी कि ये जो टुकड़े ये हमें दिखाना चाह रहा है इस टुकड़े के द्वारा कि इन लोगों ने ऐसे देशों के अंदर जो भी तानाशाही जो डिक्टेटर रूलर है उनको उखाड़ के फेंक के तोड़ ताड़ के मचोड़ दिया है, पूरा खत्म कर दिया है। इस टुकड़े के द्वारा ये दिखाया गया है, यानी कि तानाशाही का प्रतीक ये दिख रहा है कि तानाशाही को लोगों ने खत्म कर दिया है। और इस तरीके से सभी लोग दोस्तों लाइन में लगे पड़े हैं और यहाँ पे इस तरीके से आ रहे हैं ताकि उनको आज़ादी मिल जाए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो भी इस प्रतिमा के पास पहुँच जाएगा उनको आज़ादी मिल जाएगी। और इसके ऊपर ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे यीशु मसीह को यूज़ किया गया है और ये फरिश्ते हैं, इन्होंने नज़र बनाए रखा है इन सब के ऊपर। इनको इसलिए इस पिक्चर में यूज किया गया है ताकि ये एक प्रतीक होते हैं यूनिटी की, फ्रेटर्निटी की, बंधुत्व की, भाईचारे की, इनको प्रतीक रूप में दिखाया कि सभी लोगों के अंदर एक भाईचारे का भावना होना चाहिए, लोग एक मिल के रहें। साथ ही दोस्त जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं लाइन से, इनमें सबसे पहले अमेरिका और स्विट्जरलैंड तो यहाँ पे पहुँच ही गए हैं। एंड इसके बाद जो है दोस्त जर्मनी के लोग ठीक यहाँ पे पास में हैं, बस पहुँचने ही वाले हैं ना, ये आपके। और पीछे की दोस्त जो आपको लाइन दिख रही है यहाँ पे जो कंट्री एक एक करके यहाँ पे पीछे लाइन में बता देता हूँ आपको मैं। इसके जर्मनी के पीछे ऑस्ट्रिया खड़ा है, फिर लंबार्डी खड़ा है, फिर पोलैंड खड़ा है ना, फिर इंग्लैंड खड़ा है, इंग्लैंड भी खड़ा है पीछे ही इनके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंग्लैंड को आज़ाद होना है नहीं, इंग्लैंड को शक्ति प्राप्त करना है, मूर्ति के पास पहुंचेगा शक्तिशाली बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आयरलैंड खड़ा है, फिर हंगरी खड़ा है, देन लास्ट में सबसे रसिया खड़ा है। तो ये सब कंट्री के नाम आपको मैंने बताया, ये आपको याद रखना है। इस तरीके से इन कंट्री की लाइनें यहाँ पे लगी पड़ी है जो एक एक करके यहाँ पे पहुँचना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि सभी कंट्रीज ने एक एक करके अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष किया है, ये यहाँ पे दिखाने की पूरी कोशिश की गई है। अब जो सबसे पहली जो क्रांति हुई जिसने पूरे यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का काम किया, जैसे मैंने भारत में बताया था ना आपको, किस तरीके से जब भी कोई दिक्कत होता है, कोई अत्याचार होता है तो सब आपस में लोग मिल जाते हैं उस लोग के खिलाफ या उस सत्ता उस अथॉरिटी के खिलाफ जो अत्याचार करते हैं। सेम यही हुआ फ्रांस की क्रांति के अंदर। इससे पहले दोस्त फ्रांस जो पूरा यूरोप है यार, इनमें कहीं ना कहीं अत्याचारी शासन हुआ करता था। अब जैसे कि देख लो बाल्कन स्टेट गुलाम रहे टर्की के, किसके, टर्की के, ओटोमन साम्राज्य के। ओटोमन साम्राज्य जितने भी दुनिया के अंदर जो मुस्लिम है उनका खलीफा हुआ करता था सुलेमान, यानी कि कहाँ, ओटोमन साम्राज्य के रूप में, जिसको मेन जो था वो टर्की था, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब इन्होंने बाल्कन स्टेट को पे पूरा कब्जा कर रखा था। बाल्कन स्टेट, अभी बाल्कन का मतलब क्या होता है भाई, बाल्कन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाता है। चलिए पहले आपको मैं बाल्कन का मतलब समझाता हूँ। बाल्कन का मतलब क्या होता है, यार से बोलो मेरे साथ, रब्बुस्म। क्या बोलोगे, रब्बुस्म। हो गया आपको याद बाल्कन स्टेट के नाम, बताऊँ कैसे, चलिए दिखाता हूँ आपको। क्या बोला हमने, रब्बुस्म। आहा क्या नाम है, रब्बुस्म। भाई रात को बैठ के मैं ट्रिक बना रहा था आप सभी के लिए, तो मैंने इस नाम निकाल डाला, रब्बुस्म। वाह क्या मज़ा आ रहा है इसको बोलने में, रब्बुस्म। आपको बस ये स्पेलिंग याद करनी है, रब्बुस्म की स्पेलिंग क्या होती है, आपको बाल्कन स्टेट का नाम याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, आर से होता है रोमानिया, ए से होता है अल्मेनिया, ठीक है, रोमानिया, अल्मेनिया। बी से होता है बुल्गारिया, इस बी से होता है बोस्निया। याद रखना दोस्त, कहीं बीबी में है, बीबी में गड़बड़ ना हो जाए, है ना, फिर घर वाली बाहर वाली दिक्कत हो जाएगी, बेलना पड़ेगा आपको भी। रोमानिया, अल्मेनिया, है, बुल्गारिया, बोस्निया। यू से यूनान, जिसको आज ग्रीस कहते हैं, यूनान आर्थिक तंगी में बेचारा जूझ रहा है इस समय, तो उस समय यूनान, सारे विद्वान जो है ना, अरस्तु, प्लेटो, सिकंदर, सबका यहीं यूनान में जन्म हुआ है। दुनिया का तमाम थ्योरीज यहीं से निकल कर आए, डेमोक्रेसी जो पढ़ते हैं हम यहीं से निकल कर आया है, ये ध्यान रखना आपका। यूनान हो गया। नेक्स्ट आपका एस से सर्बिया, एस से हर्जेगोविना, एम से है मैसेडोनिया, ठीक है। अब आपको ये सभी नाम याद कर लेना है। इन्हीं को कहा जाता है बाल्कन स्टेट, यानी कि बाल्कन कंट्रीज। इनके ऊपर ओटोमन साम्राज्य का राज हुआ करता था, यानी कि इन सभी कंट्रीज के ऊपर ओटोमन साम्राज्य मुस्लिमों का राज हुआ करता था और वो इन सभी कंट्रीज पे काफ़ी अत्याचार किया करते थे, अपने कानून को यहाँ पे थोप दिया करते थे। वो हम जो बोलेंगे वो अपनाओ फटाफट, ऐसा हुआ करता था। वैसे दोस्त सेम जो बाल्टिक स्टेट है, बाल्टिक आप बोलोगे ये तो हो गया बाल्कन। अब एक है बाल्टिक स्टेट, लिथुआनिया, लातविया और एस्थोनिया, ये तीन है बाल्टिक स्टेट। बट आपको बाल्कन स्टेट नाम याद कर लेना है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब एक काम और कर लेना आपको, पर्सिया क्या है जी, ये पर्सिया बार बार सोचोगे फिर ये पर्सिया किसे कहते हैं। देखिए आपको पहले बता देता हूँ ये पर्सिया किसे कहते हैं, फिर अब बाद में कंफ्यूज हो जाऊँ, फिर मैं टॉपिक समझाने लग जाऊँगा, है ना। ये देखिए
अब जर्मनी आपको दिख रहा है यहाँ पे कहीं, कहाँ दिखा, ये देखिए जर्मनी है। आपको बस इतना मान के चलना है कि पर्सिया जर्मनी है, ठीक है। लेकिन दोस्त जब हम जर्मनी बोलेंगे तो जर्मनी में हम सिंपल सिर्फ इसी की बात करेंगे। ये देखिए ये जो पार्ट है सिंपल यही जर्मनी है। लेकिन जब हम पर्सिया कह लो, परसा कह लो, पुरसिया कह लो, सब एक ही बात है, ठीक है। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे पर्सिया की, तो पर्सिया और स्टेट्स को मिला के बना पड़ता और कंट्रीज को मिला के बना पड़ा था। पर्सिया के अंदर दोस्त जो आते थे मेन कंट्रीज वो कौन कौन से थे? सबसे पहला जो था वो था जर्मनी। जर्मनी के भाग आया करता था, पोलैंड का भाग आया करता था, ठीक है। डेनमार्क का भाग आया करता था, डेनमार्क का भाग आया करता, लिथुआनिया का भाग आया करता, लिथुआनिया बाल्टिक स्टेट है ये। रसिया का भाग आया करता था, आधा भाग रसिया का भाग आया करता था इसके अंदर। बेल्जियम का भाग आया करता था कि बेल्जियम का भाग आया करता था, ऑस्ट्रिया का भाग आया करता था। इन सभी को मिला के पर्सिया बना हुआ था, ठीक है। तो पर्सिया बोलेंगे हम तो इन सबको बोलेंगे हम, क्योंकि दोस्तों जर्मनी लगभग 39 में स्टेट में टुकड़ों में बटा हुआ था। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कैसे इसका यूनिफिकेशन हुआ, कैसे मतलब एक बना, है ना। एंड इस तरीके से पर्सिया इतने बड़े बड़े भागों में फैला हुआ था। जब हम जर्मनी की बात करेंगे तो सिंपल हम इसकी बात करेंगे, ठीक है दोस्त। चलिए बिस्मार्क की कहानी पढ़ाऊंगा आपको आगे में, तब समझाऊंगा। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने सिंपल स्टोरी के ऊपर। क्या कि फ्रांस की क्रांति और राष्ट्र का विचार, इसने ही राष्ट्रवाद का उदय कर दिया है, नेशनलिज्म का उदय कर दिया। आपने सुना नहीं था कि जब फ्रांस छिकता है तो यूरोप के और देशों के अंदर सर्दी जुकाम हो जाता है देशों को? सुना नहीं था? ये है मैटरनिक की, अभी बताऊंगा कैसे। देखो फ्रांस के अंदर जो भी घटना घट रही है उसी घटना से यूरोप के तमाम कंट्री भी काफ़ी अफेक्टेड थे, बहुत प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर। तो इसलिए ऑस्ट्रिया के प्रिंस राजा ने कह दिया था, जिनका नाम मैटरनिक था, कि फ्रांस जब छिकता है ना तो यूरोप के तमाम कंट्रीज को क्या हो जाता है? सर्दी जुकाम हो जाता है। इसलिए अगर चाइना इस समय छिक देना तो दुनिया के तमाम कंट्री को इस समय कोरोना हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, समझते हैं इसको। तो सबसे पहले जो आती है राष्ट्रवाद की भावना पूरे यूरोपियन कंट्रीज में होती है फ्रांस के द्वारा। यहाँ पे क्या हुआ ऐसा समझते हैं पहले। फ्रांस के लोग अपने कंट्री को पितृभूमि मांगते थे, क्यों? क्योंकि उनका जन्म यहीं हुआ है, ये हमारी पितृभूमि यही है, ठीक है। एंड नागरिक वो बोलते थे कि हम सिटीजन हैं अपने फ्रांस के, और जब आपका घर आपका है तो उस घर के ऊपर आपका राज है, आपका अधिकार है। वैसे ही ये यहीं के नागरिक हैं, जिसको ली सिटीजन कहते थे हम फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर। तो यही दो चीज़ है, पितृभूमि और नागरिकता की भावना, जिन्होंने फ्रांस के लोगों के अंदर पूरा आग की ज्वाला निकाल दी। मजा नहीं आता जीने में जब तक आग ना लग जाए सीने में। और ये कहावत बड़ा दौड़ा फ्रांस के क्रांति के अंदर। क्यों? क्योंकि लुई 16वां बड़ा अत्याचारी हुआ यार। ये देख लिया लुई 16वां, शर्म नहीं आती इसको यार। इतना सुंदर इसकी बीवी है, देखिए मेरे को तरस आ रहा था इसको देख के यार। इस ससुरा ने इसका 5 बच्चे कर रखा था यार, 1 2 3 4 5 बच्चा कर रखा था। बड़ा अत्याचारी था यार ये। इतना सुंदर जिसकी बीवी हो यार, क्या हो गया बताओ आपको। आपने 9th क्लास के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था 1789 की। चलिए एक बार मैं रिकवरी करवा देता हूँ आपको, फटाफट रिव्यू दे देता हूँ उसका। देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ क्यों स्पेशली, क्योंकि आपको पता है कि जो पूरी फ्रांस की पूरी सोसाइटी थी उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया था, जिसको स्टेट्स कहा जाता था। और फर्स्ट स्टेट में पादरी आते थे, सेकंड में ऑटोक्रेसी वाले लोग, कुलीनबर्ग पैसे वाले लोग, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी भूमि होती थी, पैसे होते थे, जो राजाओं के सब मिल के काम करते थे, उनको ऑटोक्रेसी या कुलीनबर्ग कहा जाता था, अभिजात वर्ग कहा जाता था। और सबसे नीचे आम लोग होते थे। तो जो ऊपर के जो 2 स्टेट्स हैं, यानी कि जो पादरी वाले हैं और जो कुलीन वाले हैं, जो बड़े पैसे वाले लोग हैं। पादरी कौन होते हैं पता है ना, जो चर्च के अंदर फादर होते हैं वही। तो इन दोनों को टैक्स नहीं देना होता था। जो सबसे नीचे जो आम लोग हैं, हम और आपके जैसे आम लोग, इनको ही टैक्स देना होता था। और ये सोच रहा इतना ऐसा ज़्यादा हरामी बंदा था यार ये, बड़ा ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ये आलीशान बंगले में रहता था अपनी बीबी के साथ। अभी इसके 5 बच्चे नहीं हुए थे जब, है ना, अपने बीबी के साथ ऐसे रहा करता था फुल दबा के। मतलब पहले की 1789 से पहले की बात बता रहा हूँ। और फुल दबा के, मतलब कि बाहर ही नहीं निकलता था। अब बाहर नहीं निकलता था, उसी का तो नतीजा है ये सारे बच्चे भाई, दिख रहा है आपको। और इस तरीके से भाई लुई 16वां ने लोगों के ऊपर आए दिन डे बाय डे टैक्स इम्पोज करता गया, टैक्स को इंक्रीज करता गया, बहुत इंक्रीज करता गया। अब आम लोगों ने सोचा कि भाई कमाएंगे क्या, बच्चे कहाँ से पालेंगे, टैक्स देते चले जाएंगे, ये ससुरा तो अपना मजा लेता रहेगा, हम अपने बच्चे और अपनी बीवी कहाँ से पालेंगे भाई। फ्रांस के लोगों ने मिल गए, सब लोग मिल गए और इसके ऊपर मतलब कि बस खड़े हो गए। अब तो बस अब जो होना है वो हो जाएगा। और इस बंदे को बहुत बड़ा असर किया गया इसके साथ। इसी बंदे ने बनाया था गुलेटिन, एक नाम बंदा था गुलेटिन। तो उसने बुलाया गुलेटिन को भाई बहुत पहले कि गुलेटिन आ जाए, एक दिन हमारे देश में आरी बना दे यार, आरी है ना, आरी से लोगों को काट डालूंगा जो मेरे विरोध में बोलेगा। उतना इसका ही आरी का यूज आगे चल के वो शासकों ने किया था। ये देखिए इसी का दोस्त आगे चल के क्या हुआ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया।
अत्याचार बढ़ता जा रहा था। हैं भाई, ऊपर के दोनों लोगों से टैक्स नहीं लेना, ना फादरी से, ना एटोक्रेसी या कुलीन वर्ग से टैक्स नहीं लेना, आम लोगों से टैक्स लेना है। आम लोग किस मिट्टी से बने, उनके पास पैसे खजाना है क्या? और सब लोग मिल गए और फ्रेंच रेवोल्यूशन कर दिया। इसी को कहा जाता है फ्रांस की क्रांति। क्यों? क्योंकि लुई 16 है, वहाँ पे राजतंत्र था, मोनार्की सिस्टम था, तमाम यूरोपियन कंट्रीज के अंदर राजतंत्र था। तो सभी देशों ने मतलब कि वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने राजतंत्र को ख़त्म करने के लिए एक हुए। इसी से राष्ट्रवाद की क्रांति शुरू होती है और राष्ट्रवाद की भावना स्टार्ट होती है। समझ में आए दोस्त आप सभी को यहाँ पे? तो जैसे कि फ्रांस के अंदर लुई 16, इससे पहले लुई 15वां, 14वां, 13वां, 12वां, 11वां, 10वां तमाम तरह के राजा आ चुके थे। अब ये लुई 16 था। अब इसके कर्म फूटे, इसी समय आके इन्हें अत्याचार इतना कर दिया कि लोगों के अंदर भड़ास निकल आई और फुल दबा के इसके कर दी क्रांति और इसको फेंक मारा, इसकी गद्दी छुड़वा दी। इसकी बीवी का क्या रहस्य बन के रह गया, किसने इसकी बीवी की यार क्या हाल क्या होगा, कितनी प्यारी बच्ची लग रही है, इतनी सुंदर सी वाइफ को भी ले डूबा यार। चलिए खैर यार, ये बात तो ठीक है यार, हैं मोह माया लड़की के चक्कर में रहोगे ना ऐसे ही बर्बाद हो जाओगे। चलिए अब आते हैं हम, अब पूरा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ यार, उस फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ, पहले इससे पहले हमने जो देख लिया था, सभी लोगों ने मिलकर पितृभूमि नागरिकता की बस नारा देने स्टार्ट कर दिया और फ्रांस का जो झंडा था पहले उसको खत्म कर दिया और नया झंडा अपना लिया। नया झंडे को क्या कहा गया? फ्रांस का नया झंडा ये 3 कलर का होता था, ब्लू, व्हाइट और रेड, 3 कलर का होता था ये, जो कि एकता का, यूनिटी का प्रतीक था। फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी और जल्दी बता, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी और लिबर्टी का प्रतीक था ये। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का प्रतीक था ये। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और इक्वलिटी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये नारा जो पूरी दुनिया को फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकल कर आया। सभी लोगों ने मिलकर जो लुई 16 की जो व्यवस्था थी उसको खत्म कर दिया। केंद्रीय प्रशासनिक जो सेंट्रल जो एडमिनिस्ट्रेशन थी पूरी गवर्नमेंट से खत्म कर डाला उसको, और सभी लोगों पे कानून बनाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि सभी के लिए समान कानून होंगे, इक्वल कानून होंगे। क्यों? क्योंकि राजा को खत्म करके सभी लोगों ने कहा कि हम ही देश के मेन लोग हैं, हम ही देश के कानून हैं, और सभी लोगों ने मिलकर एक क्लब बनाने स्टार्ट कर दिया। सभी कानून लोगों ने, आम लोगों ने अपने हाथ में ले लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और सभी को मारना स्टार्ट कर दिया, चाहे फादर हो या ऑटोक्रेसी या कुलीन तंत्र, मारना फिरना सब कुछ स्टार्ट कर दिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन में बदल गया पूरा ये दोस्त। एक ही देश के अंदर, यानी कि फ्रांस के अंदर ही कहीं और लेके कोई सामान लेके जाना होगा तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बदले में शुल्क देना होता था, पैसे देना होता था। लोगों ने मिलकर इसको भी खत्म कर दिया। चल, लुई 16 का यहीं का टैक्स बढ़ा दिया था बस अपनी बीवी से मजे लेने के लिए, और आम लोगों को बड़ा परेशान करता था ये। फ्रांस के लिए एक साझी भाषा बना दी गई। ये देखो साझी भाषा की बात आ गई, कॉमन लैंग्वेज की बात आ रही, यानी कि अब राष्ट्रवाद की भावना को उदय हो रहा है, ठीक है। साझी मतलब सभी की भाषा, साझी मतलब सभी की भाषा। इसके लिए क्या हुआ? फ्रेंच लैंग्वेज को देश की एक भाषा बना दी गई, यानी कि राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया, नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया। और निरंकुश मतलब होता है तानाशाही, तानाशाही शासकों को हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। और लोगों ने क्या किया? जैकोबिन क्लब बना लिए, जैकोबिन नामक एक क्लब बनाए। इस क्लब के अंदर सभी लोग शामिल हो गए। सभी लोगों ने कहा कि नहीं, हम ही हैं देश के सभी लोग और हम ही लोग मिलकर कानून बनाएंगे। अब बाहर में जाए राजा वगैरह सब कुछ। और फ्रांस के इसी जैकोबिन क्लब से सब लोगों ने सीखा, और तमाम कंट्री के जैसे जर्मनी के, इटली के, जहाँ जहाँ पे भी राजतंत्र हुआ करता था उन सभी लोगों ने सीखा। और उन्होंने क्या किया? अपने देश के अंदर भी जैकोबिन क्लब बना लिए और राजा के अगेंस्ट में आवाज़ उठानी स्टार्ट कर दी। यानी कि इस फ्रांस के इस क्रांति से तमाम यूरोपियन कंट्रीज में भी इसका बहुत तगड़ा इफेक्ट पड़ा। जैसे कि हॉलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया और इटली हो गया। इन सभी देशों ने भी जैकोबिन क्लब बना लिया अपने देश के अंदर, ताकि अपने देश के जो डिक्टेटरशिप, जो डिक्टेटर रूलर है, जो निरंकुश है, तानाशाही है, उसका अपोज करना स्टार्ट कर दिया। तो एक एक करके फ्रांस रेवोल्यूशन का पूरा इम्पैक्ट पूरी यूरोपियन कंट्रीज पे पड़ना स्टार्ट हो गया। और इस तरीके से फ्रांस रेवोल्यूशन का पूरी दुनिया में मतलब कह सकते हैं कि वाहवाही भी हुई। एक तरफ से देखा जाए तो लोगों ने हाँ बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाना स्टार्ट तो किया, कम से कम कब तक सहते आएंगे इसका जुल्म, ये हुआ। लेकिन दोस्त अंत में जाके लोगों ने क्या किया? नेशनल असेंबली, यानी कि जैकोबिन क्लब दोस्तों जो केंद्रीय प्रशासन हुआ करता था, केंद्रीय प्रशासन जो हुआ करता था, लोगों ने मिलकर उसको नेशनल असेंबली बना ली। ये था पूरा नेशनल असेंबली। आम लोग मिलकर यहाँ पे बैठते थे और खुद ही अपना कानून खुद ही बनाते थे। अब है ना, राजा पूजा कुछ है नहीं, सबको तो खत्म कर डाला इन्होंने। और इस तरीके से दोस्त अंत में जाके ये है लुई 16। एक बंदा था गुलेटिन, उसने एक आरी बनाई थी, है देख लिए। बुराई का अंत बुरे में ही हो जाता है भाई। ये देखिए भाई, ये किस तरीके से लुई 16 यहाँ पे लेटा हुआ है, ये देखिए कैसे लेटा हुआ है यहाँ पे। लुई 16 का दोस्तों अंत में जाके इस आरी से यहाँ पे रख के आरी को नीचे गिरा के इसको काट दिया, बीच से ही काट दिया इसको। ये देखिए खत्म कर दिया है इसको। फ्रांस रेवोल्यूशन का ये तगड़ा परिणाम पूरी दुनिया ने देखा है। बुराई का अंत बहुत बुरा होता है,
समझ आ गया आप सभी को। तो लुई 16वां का यहाँ पे अंत हो जाता है। तो लुई 16वां को सूली पे चढ़ा देना सिर्फ प्रॉब्लम का समाधान नहीं था, सही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। हुआ क्या, फ्रांस के अंदर एक नेपोलियन नामक बंदा आया। अब कहानी की स्टार्ट होती है नेपोलियन की। अब आएंगे हम नेपोलियन के ऊपर। अब कह सकते हो दोस्तों, अब तो हम ट्रेलर कर रहे थे, ट्रेलर देख रहे थे मूवी का। पहले टीजर देखा हमने, फिर ट्रेलर देखा, अब देखेंगे पूरी पिक्चर देखने स्टार्ट करेंगे हम, पूरी मूवी। बड़ा मजा आएगा। अरे देखो कितना स्मार्ट लगता है देखने में नेपोलियन यार। लेकिन इस स्मार्टनेस ने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेने का चाह रखता था। आंखें देखो इसकी भाई, आंखें के अंदर एक जुनून थी ऐसी कि दुनिया को अपने मुट्ठी में लेना है और अपने कदमों के नीचे झुकाना है। कौन कहता है कि झुकती नहीं है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए, है नेपोलियन जैसा बंदा चाहिए। तो ये है नेपोलियन। पहले इसकी बात करते हैं थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, ताकि मैं आपको ये पूरा पिक्चर समझा पाऊँ और टॉपिक को आपके पूरे दिमाग में बैठा पाऊँ। ये देखिए, ये है, नाम जानते हो इसका, वेलिंगटन कहते हैं इसको। ये ब्रिटिश सेना का महान योद्धा था, महान योद्धा, ब्रिटिश सेना का महान योद्धा था। इसका नाम था वेलिंगटन। क्या नाम था इसका? वेलिंगटन। ये ब्रिटिश सेना का महान योद्धा था। इसने एक बार कहा था नेपोलियन को देखकर ही कि नेपोलियन दोस्तों जंग के मैदान में लगभग 40,000 सेनाओं के बराबर है। ये 40,000 अगर हम आर्मीज को भी देख ले भाई, उसके एक अकेला बराबर है। ये देख लो भाई, ये है नेपोलियन। अब ये बंदा इतना ताकतवर था, है, जो कि ब्रिटिश का महान योद्धा ऐसा कह रहा है। लेकिन एक बात जान के आपको बहुत ताज्जुब होगा कि अंत में नेपोलियन को पकड़ने में भी, उसको कैद करने में भी इसी बंदे का हाथ था, वेलिंगटन का ही हाथ था। तो इस बंदे को याद रखना, ये हमारी स्टोरी का विलन होने वाला है, जिसने हमारे हीरो को हराया है। लेकिन यार हीरो तो अच्छा था, लेकिन ये भी एंड में जाके साला विलन ही बन गया था यार। चलिए अभी समझेंगे क्या हुआ, लेकिन इसको ध्यान रखना है। देखिए कैसा इसका शकल है, ध्यान रखना, ठीक है। और नेपोलियन को तो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं पहले नेपोलियन के बचपन से लेके अंत तक की कहानी। क्यों? क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन और ये आप यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय पढ़ रहे हो, टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है हमें। आगे चल के भी मजा आएगा, ऐसा आप समझ लोगे ना, ताकि अब जब आपके बच्चे हो जाएंगे तो अपने बच्चों को भी समझाओगे, ठीक है। चलिए, ये है नेपोलियन के पिताजी हैं, प्रणाम पिताजी। ये देखिए, जिनका नाम है, नेपोलियन के पिता है कार्लो बोनापार्ट, इनका नाम है कार्लो बोनापार्ट। देख लीजिए भाई, काफ़ी अच्छा शक्ल सूरत लगता है इनका। बहुत शरीफ थे, गरीब खानदान के थे, कोई जमींदार तो नहीं थे। जमींदार मतलब सामंत, सामंत मतलब जिनके पास बड़ी बड़ी सामंतें हों, हैं, जागीरदार हों, बड़ी बड़ी भूमि हो, लैंड्स के टुकड़े के मालिक हों, ओनर हो, लैंड के ओनर हों, ऐसे नहीं थे। लेकिन खासकर फ्रांस या यूरोपियन कंट्रीज के अंदर फ्यूडलिस्ट व्यवस्था थी। फ्यूडल मतलब क्या होता है? सामंत। सामंत मतलब बड़े बड़े ज़मीनों के मालिक। काफ़ी गरीब परिवार से हैं, पले बड़े हैं यार ये भी। और नेपोलियन का भी परिवेश थोड़ा गरीबी में ही हुआ है। चलिए पहले जानते हैं थोड़ा इसका बचपन की कहानी, हम और समझ में आएगा हमें। शुरुआत में दोस्तों महान योद्धा के रूप में नेपोलियन कैसे बनाए, ये बचपन से ही इसकी कहानी रही है। बचपन से ही ऐसा योद्धा था ये देखिए, इसकी पूरी फैमिली है। बताइए जरा इसके अंदर कहाँ है नेपोलियन? कौन बताएगा? बताइए इसमें आपका पहचान मारे नेपोलियन कहाँ है इसके अंदर। ये देखिए भाई, नेपोलियन के भाई बहन बच्चे, यानी कि भाई बहन पूरे यहाँ पे खड़े। ये है नेपोलियन के पिताजी है यहाँ पे। ये कितने स्मार्ट लगते थे बचपन में। बताइए कहाँ है इसमें के अंदर नेपोलियन? चला पता? ये देखिए, देखने में कहाँ लग रहा है? ये लग रहा है, ये तो लड़की है। ये कहीं नहीं लग रहा है भाई नेपोलियन। ये भी नहीं है नेपोलियन, ये है। समझ आया सभी को? ये देखिए, ये है नेपोलियन यहाँ पे खड़ा है। शुरू से ही भाई बिल्कुल अलग खड़ा रहता था। शुरू से ही नेपोलियन बिल्कुल अलग खड़ा रहता था। बाकी अपने भाई बहन हो गए, ये आपको ध्यान रखना है। छोटा था बड़ा ही है। इसका भाई भी था नेपोलियन का एक, जो पीछे खड़ा ही देखिए, ये रहा इसका भाई, ठीक है। बाकी इसकी अपनी बहनें थी, बुआ, मौसी, ताई की सबकी लड़की बुला के लिया था भाई। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह के दोस्त हम कहे तो कोर्सिका का एक द्वीप था, जो कि फ्रांस में नहीं था, फ्रांस से बाहर एक कोर्सिका नाम की एक आइसलैंड है। वहाँ पे इसका जन्म हुआ था 15 अगस्त, जब भारत आज़ाद हुआ था ना, तो 15 अगस्त 1769 को, 15 अगस्त 1769 को कहाँ पे? कोर्सिका के आइसलैंड में है। उसके घर में एक बच्चा जन्म होता है, जिसका नाम था क्या है? उसका नाम क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट। आगे चल कर दोस्त ये बड़े हुए, ठीक हुआ, सब ठीक हुआ। लेकिन कुछ समय के बाद ये नेपोलियन ने कोर्सिका को छोड़कर ये फ्रांस चला गया। फ्रांस के एक इसने मिलिट्री स्कूल को ज्वाइन कर लिया। ये देखिए, फ्रांस ने क्या किया? नेपोलियन ने लगभग मिलिट्री एकेडमी में अपने 5 सालों तक पढ़ाई की। ये देखिए, ये पूरे लोग वहाँ के मिलिट्री स्कूल के अंदर। नेपोलियन बिल्कुल ही अलग खड़ा है बंदा, कि बिल्कुल ही लोगों से अलग था। आपने वो देखा नहीं है, मारुति कुछ डिफरेंट है, ऐसा नहीं था। वैसे नेपोलियन कुछ डिफरेंट था बंदा ये और लोगों से। क्यों? क्योंकि ये इतने ही कम, इसकी एज इस समय 9 साल हो रही है। कितने? 9 साल इसकी एज हो रही है इस समय।
जो मिलिट्री स्कूल के अंदर आए, 9 साल के बाद 5 साल 9 साल की एज में यहाँ पे आया है और 5 साल यहाँ पे पढ़कर वापस लौटेगा कोर्सिका के अंदर, ध्यान रखना भी है। अब यहाँ पे दोस्त पता क्या कहता था ये, मुझको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स वगैरह ये सब पढ़ना मेरे को अच्छा नहीं लगता। मेरे को सेनाओं के बारे में पढ़ना है, मेरे को आर्मीज़ की स्ट्रेटजीज़ के बारे में पढ़ना बहुत पसंद है। ये बंदा का बहुत तगड़ा स्ट्रेटजी रहा, ये इसने अपनाया। शुरुआत से ही इसके अंदर एक लगन थी यार, लगन थी, पूरी दुनिया को अपने सामने घुटने टेकवाना है। होता नहीं है कि बस कोई हार नहीं मानना है ना। अब मज़ा नहीं आता जीने में जब तक आग ना लग जाए सीने में, है बड़ा भयंकर लाइन कहता है यार ये, जब भी कहता है बोनापार्ट। ये देखिए आगे चल के 1785 में ये ग्रेजुएट हो गया, 1785 में ये ग्रेजुएट हुआ। और इसी के बीच दोस्त हुआ ये कि इसके पिताजी की देहांत हो गई। ये जो थे ना, इनके पिताजी की देहांत हो गई, बारको बोनापार्ट। अब इनके दोस्तों जब देहांत हो गई तो घर के अंदर आर्थिक तंगी आ गई, पैसों की जब दिक्कत आ गई, किल्लत आ गई। अब बोनापार्ट को क्या है, नेपोलियन को भाई लगा कि अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। 1786 के अंदर ये अपने गाँव लौट गया वापिस, ये अपने वापिस गांव लौट गया जहाँ पे इनका जन्म हुआ था नेपोलियन का, ये वापस वहीं पे लौट गया। और उसके बाद दोस्तों हुआ ये कि इसको लगा कि नहीं अब मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई, ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं पड़ेगा, मुझे बाहर जाना है, अब कोर्सिका द्वीप में ही नहीं रहना। हुआ क्या था यार कि जब ये कोर्सिका आइलैंड में थे तो इसका बड़ा भाई जो है, इसने कोर्सिका के अंदर जो वहाँ का शासक था उसको ब्रिटिश एजेंट कह दिया था। अब ब्रिटिश एजेंट कहने पर वो भड़क गया और इनके खिलाफ कार्रवाई करने लग गए। नेपोलियन ने क्या किया, अपने पूरी फैमिली को उठाया, बाप तो रहा नहीं भाई, बाप पिताजी के तो देहांत हो गया, फटाफट उठाया सभी फैमिली को और सभी को फ्रांस लेकर आ गया और ये फ्रांस में रहने लग गए। लेकिन हुआ ये कि दोस्त इसी समय ये एक फ्रांस के आर्मीज के अंदर सिपाही के रूप में अपॉइंट नियुक्त हो गया, ये सिपाही बन गए, सिपाही पहले। और आगे चलकर दोस्तों इसको सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में बना दिया गया। और सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में बनाया दोस्तों नेपोलियन को, तो इसने होता नहीं है कि एक मौका मिलना चाहिए अपनी योग्यता को दिखाने के लिए, और फ्रांस के अंदर बोनापार्ट को दोस्त नेपोलियन को एक कह सकते हैं दोस्त ये मिल गया। और सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप के अंदर दोस्त जो किया इसने वो पूरी दुनिया जानती है आज। क्या फ्रांस में लोकतांत्रिक क्रांति चल रही थी 1789 में, सब फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रही थी 1789 के अंदर। और इसी क्रांति के अंदर लोग जब क्रांति कर रहे थे, लोकतांत्रिक क्रांति, तो उसी के बीच क्या हुआ, बास्तिल की जेल तोड़ दी गई। आपने पढ़ा था 9th क्लास के अंदर कि फ्रांस रेवोल्यूशन के अंदर सभी लोग मिलके बास्तिल की जो जेल थी उसको तोड़ दिया था और सभी कैदियों को छुड़ाकर वापस भेज दिया। और दोस्तों उसी समय जो एक छोटा सा शहर था जिसका नाम था टूलो शहर। अब ये टूलो शहर को फ्रांस की जो सेना का विरोध कर रहे थे लोग, उन्होंने ब्रिटिश को दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया। अब ये काम फ्रांस की सेना का जो विरोध कर रहे थे लोगों ने दे दिया, है ना। लेकिन फ्रांस की क्रांति के ऊपर एक धब्बा लग जाता अगर इसके टूलो शहर के ऊपर ब्रिटिश का कब्जा हो जाता तो। अब भाई फ्रांस के सेनापति के रूप में इसके पास एक जिम्मेदारी आ गई, क्या कि अब इसको टूलो शहर को भाई किसी तरीके से लेना है भाई, बस छुड़वाना है टूलो शहर को। अब इसको मौका मिल गया भाई, बस अपना दम दिखाना। सेकंड लेफ्टिनेंट तो था ही भाई ये, है। आगे चल के दोस्तों हुआ ये कि 24 साल की उम्र में ये ब्रिगेडियर बन गया। क्यों? क्योंकि इसने टूलो शहर को जीत लिया है, ब्रिटिशों से जीत लिया, अपने कब्जे में ले लिया और टूलो शहर के ऊपर फ्रांस का अधिकार हो गया। और दोस्तों आगे चल के इसको 24 साल की उम्र में ही ब्रिगेडियर बना दिया गया। देख लो भाई, 24 साल के उम्र में भारत के अंदर लोग इससे लड़ा रहे होते हैं, चोनू मोनू सोनू मोनू ये सब कर रहे होते हैं, बाबू सोना कर रहे होते हैं, और यहाँ बंदा ब्रिगेडियर बन रहे हैं, देख लीजिए भाई। और इस तरीके से गुणगान किया गया नेपोलियन का टूलो शहर का जीत लेने के बाद। आगे चल के फ्रांस के अंदर लगा तो भाई नेपोलियन में दम तो है यार, नेपोलियन बंदा तगड़ा बंदा है भाई नेपोलियन का, जो भी आएगा फाड़ के रख देंगे उसके। और इस तरीके से क्या हुआ, आगे चल के नेपोलियन को लगा कि नहीं यार अब कुछ करना है। एक लड़की मिलेगी इसको, ये लड़की, इसका नाम था जोसेफिन। क्या नाम था इसका? जोसेफिन इसका नाम था। इसने नेपोलियन को प्रपोज कर दिया, मुझे ना आपसे शादी करनी है, शादी करनी है, मेरे बच्चों के बाप बनोगे आप। और इस तरीके से दोस्तों दोनों में हो गई शादी। और जब शादी हो गई, अब शादी करने के पीछे भी एक राज था। अब वो राज बता दूं क्या था मैं, ये जो लड़की है जोसेफिन, ये इससे शादी करी थी इसने नेपोलियन से। क्यों? क्योंकि इसका पहले से ही ऑलरेडी एक हस्बैंड था जिसको इस बंदे ने मार दिया था, उसका नाम था रोस्पियर। ये फ्रांस में बड़ा आतंक फैला रखा था। क्यों? क्योंकि दोस्तों लुई 16 के बाद भाई यही शासक बन गया था भाई वहाँ का तो। और इस वजह से ये हुआ, बहुत दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि इसी ने इसके पहले हस्बैंड को मार दिया था। और इसके हस्बैंड को जब मार दिया था तो इसने सोचा क्यों ना मैं इससे शादी का बस कर लूँ कैसे भी करके, और यही वो बंदा है जो इसको आगे चल के हराएगा।
यही वो बंदा, यानी कि मेरे हस्बैंड के मौत का बदला लेगा। दोस्त हुआ ये कि इसने इससे शादी कर ली और आगे चल के दोस्त फ्रांस के अंदर जो रॉस्पियर जो है, इसने दोस्तों गुलियोटिन के अंदर जो आ रही है तमाम लोगों को मतलब कि मारना स्टार्ट कर दिया था। इसने भी कम हत्या नहीं करी भाई, लगभग दोस्तों हजारों सैकड़ों लोगों को इसने मरवा डाला था, गुलियोटिन आरी में काट काट के मार डाला था। आगे चल के दोस्त इसके बदला सब खत्म हुआ और आगे चल के क्या हुआ, नेपोलियन चला गया इटली के अंदर। कहाँ चला गया? इटली के अंदर, और इटली की सेना के अंदर वो कमांडर बन गया। ये बंदा बड़ा तेज था भाई, ये फ्रांस भी चाहता था और इटली भी चाहता था, ऑस्ट्रिया भी चाहता था, जर्मनी भी चाहता था, स्पेन भी चाहता था, पुर्तगाल भी चाहता था, है रूस भी चाहता था। सबसे बड़ी इसकी गलती थी ये रूस भी चाहता था, अभी समझेंगे कैसे गलती थी। ये है भाई, अब इटली का भी कमांडर बन गया और इटली का जो नॉर्थ का पार्ट है, नॉर्थ इटली का पार्ट, उसका पूरा इसके कब्जे में आ गया और नॉर्थ इटली का ये बादशाह बन गया। अब ये दोस्तों पूरा बन चुका था बादशाह। क्या बन चुका था? अब ये पूरा बन चुका था बादशाह। अब इसका लग रहा था कि नहीं, अब तो मुझे भाई बस और कहीं जाके मुझे कब्जा करना है बस। एक बार किसकी भूल ये भी थी दोस्तों, ये भारत पे भी कब्जा करने आ रहा था। कहाँ पे? इंडिया पे भी कब्जा करने के लिए आ रहा था, लेकिन इससे पहले जाना चाहता था मिस्र पे कब्जा करने के लिए। तो 1798 का समय था। 1798 के समय में ये मिस्र पे हमला करने जा रहा था और हमला करने गया भी, और उसने जो पिरामिड है वहाँ पे मिस्र के अंदर, इजिप्ट कहते हैं इसको, मिस्र की पिरामिड सुना है ना, वहाँ पे इसने अटैक करके कब्जा भी कर लिया। लेकिन उसी बीच ब्रिटिश के एक महान कह सकते हैं दोस्तों एक सेना था वहाँ पे। ये देखिए भाई, ये था जिसका नाम था नेल्सन। क्या नाम था इसका? इसका नाम था दोस्तों नेल्सन। इसका नाम था, क्या नाम था? नेल्सन इसका नाम था। इससे इसका पाला पड़ा, नेपोलियन का पाला इससे पड़ गया। ब्रिटिश सेनापति था भाई ये तो। इसकी ना ही दोस्तों एक आँख थी, ना ही इसकी एक हाथ थी, ना ही इसकी एक हाथ थी और ना ही इसकी एक आँख थी, ध्यान रखना आपको ये। और इस बंदे ने नेपोलियन के छक्के छुड़ा दिए। ये बात तो ठीक था कि भाई यहाँ पे ये हार नहीं माना, लेकिन भाई मतलब कहते हैं ना कि मतलब टॉस हो जाता है, टॉस वाली कंडीशन नहीं होती कि बराबरी का टक्कर दे दिया। नेपोलियन दुम हिला के भाग गया, वरना ये भारत में आता था, क्योंकि जो भारत में इस समय तो भाई अंग्रेजी है, अंग्रेजों ने भारत में आने नहीं दिया, कल्टी मार लिया वहीं से ये। और इसने अपने सेनाओं को छोड़ा मिस्र के अंदर, चल भाई तुम तो मरते रहो, मैं भाग जाता हूँ भाई, कहीं ब्रिटिश की सेना मुझे ना आगे घेर ले। यहाँ पे मैंने क्या बताया, फ्रांस का एक मात्र दुश्मन था, वो था ब्रिटेन, ध्यान रखना, और अंत तक दुश्मन बन के रहे ये। और इस तरीके से नेल्सन के बीच और नेपोलियन के बीच यहाँ पे तगड़ी कहासुनी होनी स्टार्ट हो गई। अब उसके बाद दोस्त इसकी जो सेना थी इसने छोड़ी और ये निकल लिया मिस्र के रास्ते, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इस जगह पे आते हैं। जैसे ये फ्रांस लूटा तो इसको लगा कि नहीं यार कुछ तो करना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या क्या दोस्त, इसने फ्रांस ने यानी कि नेपोलियन ने अपनी सेनाओं को ऑस्ट्रिया, पोलैंड और रसिया के पार्ट्स पे खड़ा कर दिया। रसिया के पार्ट पे बस अब तो कब्जा करना है, पोलैंड को कब्जा करना है, ऑस्ट्रिया को कब्जा करना है और रसिया पे भी कब्जा करना है। तो रसिया पे कब्जा करना ये आ ही रहा था कि इतने में ये जो है ना नेल्सन, एक आंख और एक हाथ वाला नेल्सन, जो मैंने बताया अभी मिस्र के दौरान से कब्जा भिड़ंत हो गई थी, ये बंदा पहुंच गया रसिया के अंदर। और रसिया के अंदर जब ये पहुंचा तो इसने रसिया से बोला कि सुन भाई तू मेरे से दोस्ती कर ले, वरना तेरी मारने आ रहा है फुल दबा के। कौन? नेपोलियन। रसिया और नेल्सन यानी कि ब्रिटेन, रसिया और ब्रिटेन के बीच में दोस्ती हो गई और इन दोनों ने बीच में ही मिल गए, रसिया और ब्रिटेन। और इसी बीच में इन्होंने जो नेपोलियन की जो सेनाएं थी उनको वापिस भगा डाला, चल बेटा निकलो यहाँ से निकलो। और इसी से गुस्सा आ गया किसको? नेपोलियन को। अब वो गया कि नहीं यार अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, वो कुछ करने के लिए मुझे फ्रांस का राजा बनना पड़ेगा, है औपचारिक रूप से, है ना, ऑफिशियल रूप से। और इसने फटाफट पोप को बुलाया था। पोप कौन होते हैं? जो जितने भी चर्च होते हैं, जितने भी चर्च होते हैं, है ना, फादर, उनके सबसे ऊपर जो होते हैं अथॉरिटी, पोप, ठीक है। अब इनको बुलाया और इनके पता है क्या होता था पहले यार कि पूरी यूरोप के अंदर पोप की ज़्यादा चलती थी, चर्च की ज़्यादा चलती थी, स्टेट वही करता था जो चर्च कहता था। आगे चल के इसमें सुधार होने स्टार्ट हुए जब रिफॉर्मेशन आया था, धर्म सुधार आंदोलन हुआ था। ये अब मैं आगे समझाऊंगा अभी इसके बारे में आपको, तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो पोप की यहाँ पे बहुत इसके अंदर में रहते हुए इसने शपथ ले ली और सिंहासन पर बैठ गया। और क्या हुआ दोस्तों, स्विट्जरलैंड और हॉलैंड पे इसने कब्जा कर लिया। और इस तरीके से दोस्त क्या हुआ, ये फ्रांस का राजा बादशाह बन गया। अभी ये बादशाह बन गया। इधर दोस्त ये हार के आया था अभी ब्रिटेन और रसिया से अभी, और इधर आके ये फुल राजा बन रहा है इधर आके। लेकिन दोस्त इसकी ताकत रुकी नहीं भाई, ये बंदा ना ताकतवर तो था ही यार, इसके पास इतनी योग्यता तो थी, सिपाही के रूप में, कमांडर के रूप में, ब्रिगेड के रूप में पहले ही रह चुका है ये, इसके बाद इतना एक्सपीरियंस भी था। इसी एक्सपीरियंस के लिए भाई अब जैसे ये बनता है शासक, बादशाह बनता है, तो
1802 का समय होता है जब ये राजा बनता है फ्रांस का। 1802 में बनता है ये, और 1804 में ही अब इसको लगा कि नहीं यार बहुत कुकर्म कर लिए, कब्जा करने की बात कर लिए, अब थोड़ा अच्छा भी काम कर लेते हैं। 1804 के अंदर इसने क्या किया, कोड ऑफ नेपोलियन या कोड नेपोलियन नाम की, जिसको कहते हैं नेपोलियन की संहिता, इसको लागू किया। एक कानून बनाया इसने सिंपल, और ये कानून ये रहा, ये देखिए पूरी बुक थी, इसके अंदर एक कानून थी। अब इस कानून के अंदर क्या बात कही गई थी, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चलिए आपको बता देता हूँ। इसमें ये कहा गया कि जन्म पर आधारित जो भी विशेषाधिकार है उसको खत्म कर दो। यानी कोई इंसान किसी अमीर घर में जन्म हुआ है या जमींदार है, उसके पापा लैंडलॉर्ड्स हैं, तो जरूरी नहीं है कि उसको बहुत मतलब कि स्पेशल राइट्स मिलेंगे, खत्म करो, ऐसा कुछ भी नहीं हो, सब इक्वल है। यहीं से इक्वलिटी का नारा निकल कर आया, फर्टर्निटी और लिबर्टी का नारा निकल कर आया। एंड कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कानून के नज़रों में सभी बराबर, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सब बराबर है कानून की नज़रों में। अब कुछ अच्छे बातें अब यहाँ पे इसने अपनी नेपोलियन की संहिता में कही, और इसको नेपोलियन की संहिता नाम से भी जाना जाता है। संपत्ति का अधिकार सभी को होगा, जो चाहे संपत्ति इकट्ठी कर सकता है। जो भी फ्रांसिस के नियंत्रण में हुआ करती थी उनको खत्म कर देंगे, अब नहीं, सबका अपना प्राइवेट होना चाहिए, सब कुछ, सब लिबर्टी है सबके पास। सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया। सामंतवाद मतलब क्या होता है, सामंत मतलब होता है जो जमीनों के मालिक होते हैं। अब सामंत जमीनों के मालिक हैं, अब वो भूदास्तव यानी कि भूमि के ऊपर किसानों को दास बना के, गुलाम बना के काम करवाते थे, अब ये खत्म कर दिया। इसने कहा सबके पास हमें जमीन होनी चाहिए, सब अपना काम करेंगे। भूदास्तव और जागीरदारी जो शुल्क मिलती थी अब वो खत्म कर दी, यानी कि भूमि के लिए टैक्स देना पड़ेगा, फिर जागीरदारी, मेरे पास ज़मीन है तो खेती कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर कर रहा हूँ तो खेती के अलग से टैक्स देना पड़ेगा, ये सब इसने खत्म कर डाला, ठीक है। और यातायात यानी कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए इस सिस्टम निकाला, और इसमें सुधार के लिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये इसके हैं। इसके दोस्तों कुछ मिस पॉइंट्स भी है जहाँ पे इसने कुछ गलत काम किए। वो ये था कि इसने महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं दिया। उसने कहा कि महिलाओं को किसमें, सभी की समानता की बात तो कर दी इसने, लेकिन आगे चल के इसने ये कह दिया कि महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। बचपन में अपने पिता के अंडर और शादी के बाद अपने पति, अपने हस्बैंड के अंडर में रहने का राइट है उनके पास, वो क्या करेंगे इन सब चीज़ों में, वोट का अधिकार नहीं दिया। आगे चल के इसका क्रिटिसाइज भी किया गया, लेकिन इसी बीच इसने क्या कर दिया, फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती का नियम लागू कर दिया कि अब अगर मुझे दुनिया पे कब्जा करना है तो लोगों को सेना में भर्ती करवाओ, है। इसको बोलते हैं अनिवार्य सेवा भर्ती अधिनियम। फट जितने भी भाई सब लोग खाना पीना छोड़ो, बाइक बीबी बाबी छोड़ो, घर वर छोड़ो, अपना सभी लोगों को सेना में भर्ती होना है। और इस तरीके से सेना में भर्ती करना इसने स्टार्ट कर दिया इस संहिता के अंदर, है ना, जो कोड ऑफ नेपोलियन था इसके अंदर, है ना। और इसने सेंसरशिप लागू कर दिया। सेंसस मतलब क्या होता है कि कोई भी जो बुद्धिमान इंसान है अपने विचारों से किसी को सिखाएगा नहीं कि राष्ट्रवाद क्या होता है, ना कोई अखबार कोई छप रहा है या न्यूज़पेपर छप रही है या टेलीविज़न में या गीतों के माध्यम से, संगीतों के माध्यम से, ऐसा कुछ भी चीज़ अब नहीं होगा, सबको बंद कर डाला, ठीक है। इसको बोलते हैं सेंसरशिप, जिसके अंदर क्या होता है कि न्यूज़पेपर चाहे संगीत हो, चाहे कहानी हो, चाहे गीत हो या किस्से हो, कहानी हो या न्यूज़पेपर हो या टेलीविज़न, सब कुछ खत्म करना है, अब कुछ भी नहीं रहेगा। ये तो बोलते हैं सेंसरशिप, जिसके ऊपर अब सरकार का अधिकार हो, ठीक है। एंड टैक्स को इंक्रीज कर दिया। अब देखो वही वाली कहानी ये भी करने लग गया है, हर बुराई का अंत भी बुरा होता है, बस यही अब बुरे चीज़ में आ गया। अब ये भी अब इन तीनों के बच्चे इसने जो भी अच्छे काम किए सारे इमेज को इसने खराब कर डाला अपने। अब आगे चल के दोस्तों क्या हुआ, आपने यहाँ पे देखा होगा ये पिक्चर अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर। दोस्तों ये जो पेड़ आपको दिख रहा है, ये जो वृक्ष आपको दिख रहा है, ये है ना, ये ज्वेकर केन जर्मनी में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण है, यानी कि जर्मनी के अंदर सभी लोग इंडिपेंडेंट है, उसके लिए वृक्ष लगा रहे हैं, ये पेड़ यहाँ पे लगा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। लेकिन दोस्त यहाँ पे एक चीज़ है कि लोगों को अब राइट नहीं है इंडिपेंडेंट का। नेपोलियन ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए पूरा पागल हो चुका था, सर पे खून सवार था उसके कि बस किसी भी तरीके से दुनिया पे कब्जा करना है, यूरोप को सबसे पहले कब्जे में लेना है। हुआ ये कि 1805 में नेपोलियन ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ी, और इसमें 26,000 सैनिक को नेपोलियन और नेपोलियन की सेनाओं ने मार डाला। 26,000 सैनिकों को मार डाला, सोच लो यार, किसने, नेपोलियन ने। 1805 की सबसे बड़ी जंग थी ये नेपोलियन की ज़िंदगी की। तो इस जंग को कहा जाता है ट्रैफलगर की लड़ाई। ट्रैफलगर की लड़ाई 1805 में हुई, ये आपको ध्यान रखना है। और इस युद्ध के अंदर ऑस्ट्रिया और रूस एक तरफ थे, एक तरफ नेपोलियन की सेना थी। नेपोलियन की सेना ने ऑस्ट्रिया की लगभग 26,000 सेनाओं को मार डाला, और जिसमें कुछ रूस की भी सेना थी, लेकिन इसमें नेपोलियन की 9,000 सैनिक मारे गए थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चल के बात आती है ब्रिटेन से। इसका सबसे बड़ा दुश्मन ब्रिटेन बना हुआ था,
किसका? नेपोलियन का। इसने बोला कि ब्रिटेन से हम व्यापार ही नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ब्रिटेन को घुटने टेकने पे मजबूर कर देंगे। ब्रिटेन आए हमसे बोलने के लिए, हाँ भाई हम तुमसे हाथ मिला रहे हैं, नहीं व्यापार ही नहीं करेंगे उससे। हाँ, लेकिन एक चीज़ था नेपोलियन के अंदर, ये चाहता था कि रसिया भी मेरे साथ मिल जाए और रसिया भी उसके साथ व्यापार ना करे और हम दोनों मिल जाए आपस में, है ना। लेकिन रसिया ने ऐसा किया नहीं यार। लेकिन ये बंदा अकेला ही ब्रिटेन से व्यापार करने को मना कर दिया, बंद कर दिया। और दोस्तों आगे चल के क्या हुआ है, नेपोलियन ने क्या किया, स्पेन और पुर्तगाल पे भी कब्जा कर लिया। फ्रांस के ठीक बगल में है क्या, स्पेन और पुर्तगाल। मैंने स्टार्टिंग बनाया था मैप के अंदर कि स्पेन और पुर्तगाल पे भी कब्जा कर लिया। लेकिन स्पेन को छुड़वाने में, पुर्तगाल बेरगन को छुड़वाने में ब्रिटेन ने साथ दिया। और आगे चलकर दोस्तों ये हुआ कि नेपोलियन से स्पेन को ब्रिटेन ने छुड़ा लिया इसलिए। इसको थोड़ा सा ऐसा लगा कि नहीं, अब तो मेरे को लग रहा है ज़िंदगी का मैं बहुत समय बिता चुका हूँ, ख़त्म कर चुका हूँ, नहीं भाई अब मेरा कोई बारिश भी नहीं है। जोसेफिन को दोस्तों पहले छोड़ के आ चुका है इटली के अंदर, ये बड़े जगह जगह पे घूम रहा है। जोसेफिन का अपना पता नहीं भाई, ख़त्म कुछ तो है नहीं। इसलिए आपने सोचा कि नहीं भाई मुझे अपनी बारिश को बढ़ाना है आगे चल के। इसने मैरी लुई नामक एक लड़की से शादी कर ली। अब ये पता कौन थी, ये ऑस्ट्रिया के राजा की बेटी थी। ये कहाँ के? ऑस्ट्रिया के राजा की। अब दोस्तों इस तरीके से मैरी लुई से शादी कर ली, पसंद आ गई इसको ये लड़की, और इस तरीके से इसकी शादी हुई। और ने फटाफट क्या किया, एक बच्चा कर दिया जो नेपोलियन नहीं उसका नाम रख दिया गया। और इस तरीके दोस्त उसका ये बारिश बन गया। क्यों? क्योंकि अब जो कहानी का अंत आने वाला है, इस कहानी के अंत में ये डिस्कस करने वाले हैं हम क्या कि दोस्तों 1812 में 1812 के अंदर नेपोलियन ने मॉस्को पे कब्जा कर दिया, मॉस्को पे अटैक कर दिया। अब मॉस्को भाई रसिया की कैपिटल है, रसिया की राजधानी है। दोस्त यहाँ पे पहले आप एक चीज़ समझो, ये देखिए पूरा रसिया है, ये पूरा रसिया है। अब कोई पागल ना होगा बंदा यार जिस इतने बड़े साम्राज्य से टक्कर लेगा। दुनिया में सबसे पहले नंबर पे कौन आता है क्षेत्रफल के हिसाब से? रूस आता है, जिसको पहले USSR कहा जाता था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। टोटल 15 राज्य हुआ करते थे इसके अंदर, जो कि 1991 में जाके टूटा और ये रसिया बना। लेकिन इस तरीके से रसिया बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। ये देखिए आप, इतना बड़ा रसिया। पूरी दुनिया में सबसे पहले नंबर पर आता है क्षेत्रफल के हिसाब से, पहले नंबर पे। दूसरे पे दोस्तों कनाडा आता है, तीसरे पे अमेरिका, तो चौथे पे चाइना आता है, पांचवें पे ब्राज़ील, तो छठे पे ऑस्ट्रेलिया आता है, सातवें पे हम यानी भारत, तो आठवें पे अर्जेंटीना आता है, नौवें पे कजाकिस्तान। और बताऊं क्या? नहीं बोलो नहीं, इतना याद कैसे करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, चलिए अभी दोस्तों स्टार्टिंग है यार, आगे आने वाली क्लासेस के अंदर आपको हथियार बना दूंगा मैं, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, रसिया इतना बड़ा पार्ट है रसिया यार। और इस तरीके से रसिया पे बीच में मॉस्को है। यहाँ पे अटैक कर दिया 1812 के अंदर, किसने? नेपोलियन ने। अब इस पे अटैक कर दिया और अटैक करने के बाद क्या हुआ दोस्त, बहुत बड़ी संकट यहाँ पे आ गई। बहुत बड़ी संकट कैसे आ गए भाई, चलिए समझते हैं हम। दोस्तों हुआ ये, इसने अटैक तो कर दिया यहाँ पे, और इसने लगभग अपनी जितनी भी सेनाएं थी, लगभग 6 लाख सेना थी इसके पास, 6 लाख सेना। सोच लो, इन सभी सेनाओं को उसने धीरे धीरे करके रसिया में यहाँ पे भेजना स्टार्ट कर दिया। जब से पोलैंड तो पता है आपको इसके कब्जे में था ही, और इस रास्ते में पूरा इसने भेजना स्टार्ट कर दिया। अपनी सेनाओं को यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया, यहाँ तक पूरी इसकी सेना बैठ गई। अब हुआ ये कि रसिया भी बहुत तेज था भाई। इसका यहाँ का जो पार्ट है स्टार्टिंग का, वो साइबेरिया पूरा पार्ट, वो जंगल वाला पार्ट है पूरा रसिया का। रसिया आगे बढ़ने के बजाय, यानी कि रसिया की सेना आगे नहीं बढ़ी बल्कि और पीछे हटती चली गई, है ना। यानी कि अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। नेपोलियन की सेना रसिया की सेना को पकड़ने मारने के लिए ये भी आगे बढ़ते चले गए। अब ये बीच में आके फंस गए हैं। रसिया की सेना का एक चाल था, ये तो पीछे हट रहे थे ताकि ये किनारे में ना रहे, ये भी बीच में आ जाए। ठंड का महीना था, सारी सेना फंस गई। अब भाई सेना तो यहाँ पे ले आओगे, लेकिन फ्रांस तो यहाँ पे है ना यार, फ्रांस से खाना कैसे भेजोगे, पानी कैसे भेजोगे? ये सेना तो ऐसे मरने स्टार्ट हो गई भाई। नेपोलियन पागल हो गया, अरे बाप रे अब क्या करूँ मैं। इस वजह से भाई नेपोलियन की सबसे बड़ी भूल तो ये है कि रसिया पे उसने अटैक करने की सोच ली। यही मेन गलती हिटलर ने भी अपनाई थी, जिसने रसिया पे अटैक करने की सोच ली थी, तभी वो भी मारा गया। अब इसने इस पर अटैक किया, ये भी मारा जाएगा। देखते हैं कैसे हुआ, ये देखिए। अब इसकी सेना सारी यहाँ पे फंस गई। वो 10,000 ऐसी सेना बची जो जिंदा बच गए थे, जो वापस लौटने के कगार में थे, लौट सकते थे। और ऐसे 10,000 सेना वापस लौट रही है। अब इन्हीं के साथ भाई ये भी लौट रहा है। अब ये आपने पिक्चर देखा हुआ NCERT बुक के अंदर, इसके पीछे ये देखिए पर्ची निकल रहा है, इतना सारा पर्ची निकल रहा है। इस पर्ची के अंदर उन कंट्रीज का नाम है
जिन कंट्रीज को पहले नेपोलियन ने अपने कब्जे में लिया हुआ था। अब ये कंट्री इससे आज़ाद हो गए हैं सारे। इसी पर्ची में से देखिए, इसके बैग में से सारी पर्ची निकलते जा रही है, तो ये सभी कंट्री आज़ाद होते जा रहे हैं। अब थोड़ा नेपोलियन कमज़ोर होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों जैसे ये जब फ्रांस लौटा तो पेरिस के ऊपर विद्रोह हो गया है, विद्रोह लग गया पेरिस के ऊपर। 1814 में मार्च के महीनों में ही तो ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, रसिया, इन सब की सेनाओं ने मिलकर, जिसको दुश्मन कहते थे, पेरिस के ऊपर कब्जा कर लिया, पूरा घेर लिया, है ना। और अब फ्रांस का राजा नेपोलियन नहीं रहा, नेपोलियन को राजगद्दी छोड़नी पड़ी, राजगद्दी छोड़नी पड़ी। तो इस तरीके से 18 जून 1815 को वाटरलू, अल्प्स की पहाड़ी पे सेनाओं ने पूरा घेर लिया, किसको, नेपोलियन को। और ब्रिटिश का महान सेनापति, पूरा योद्धा था, कौन, वेलिंगटन। अभी दोस्त मैंने इसके बारे में बताया था ना आपको, स्टार्टिंग में ही दिखाया था। इसने क्या किया, मार डाला। जिसने कहा था नेपोलियन के बारे में, नेपोलियन तो 40,000 योद्धाओं के बराबर है, इसे नहीं दोस्त, इसको पूरा घेर लिया, पकड़ लिया, इसको बंदी बना लिया। किसकी बंदी, अरे भाई बंदी मतलब कैदी बना लिया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको कैद बनाकर कहाँ लेकर आ गए दोस्तों, आपने देखा होगा अटलांटिक है, बर्फ होता है, बंदा यूँ कपने लग जाता है। और यहाँ पे दक्षिणी यानी कि साउथ अटलांटिक के अंदर एक सेंट हेलेना नामक एक आइलैंड है, तो यहाँ पे छोड़ दिया नेपोलियन को। और इस तरीके से सेंट हेलेना आइलैंड के अंदर है नेपोलियन कैद बनकर रहा। ना ही उसको फैमिली से मिलने दिया गया, ना उसका बीबी से मिलने दिया गया, लुई से मिलने दिया गया, जो उसका बच्चा हुआ था ना उससे मिलने दिया गया, ना इसको खाना पीना, ज़िंदगी हराम कर दी यार। तो आगे चलकर बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ है। क्या बुरा हुआ, 1821 में कुछ तो इसको बेचारे को मिल ही नहीं रहा था। 1821 का साल था, इसके पेट में कैंसर हो गया और पेट की कैंसर की वजह से नेपोलियन मर गया। एक महान योद्धा, एक महान सिपाही, कमांडर, लेफ्टिनेंट, क्या से क्या नहीं कहोगे, जो पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेने की चाह रखता था। एक महान युग का अंत हो गया और इस तरीके से नेपोलियन का अंत हुआ। और इसके अंत के बाद दोस्त हुआ ये कि फ्रांस के ऊपर 1815 में ही जब हुआ ये वियना के अंदर सम्मेलन हुआ कांग्रेस में, यानी कि सम्मेलन हुआ वियना के अंदर। वियना क्या थी पता है आपको, ऑस्ट्रिया की कैपिटल हुआ करती थी। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के अंदर एक सम्मेलन हुआ 1815 में हुआ। और इसके अंदर वो तमाम कंट्री शामिल हुए जिन्होंने इसको हराने में साथ दिया था, नेपोलियन को हराया था जिन्होंने मिलकर, जिसके अंदर कौन कौन थे, ब्रिटेन था, रसिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ये सब मिलके यार इसमें साथ आए। और इस तरीके से इन्होंने जो भी नेपोलियन ने जीता था जिन कंट्री को, उन सबको आज़ाद कर दिया। और कंजर्वेटिज्म का थ्योरी आया यहाँ पे, क्या निकल कर आया, कंजर्वेटिज्म का थ्योरी निकल कर आया कि नहीं, जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही है उसी को इम्प्लीमेंट करो। यहाँ पे सामंतवादी रहेगा, चर्च की बोलबाली रहेगी। तो नेपोलियन ने जो भी कुछ किया था उन सबको, जो भी उसने चेंजेस किए थे उन सबको पहले जैसा इम्प्लीमेंट कर दिया। राजतंत्र फिर से आ गई, सब जगह राजा बनने स्टार्ट हो गए। जो कब्जे में इसने लिया था फ्रांस से, सबको मुक्ति कर दिया गया। फ्रांस के आसपास सभी स्टेटों को पहरादार बना दिया गया, जैसे कि बेल्जियम हो गया, इधर फिर डेनमार्क हो गया, इधर स्पेन, पुर्तगाल हो गया, पोलैंड हो गया, रसिया हो गया, सबको इधर घेर लिया गया फ्रांस को, ताकि फ्रांस फिर से ऐसा कुछ ना कर सके। खैर दोस्तों, इधर नेपोलियन का अंत हो गया है ना, 1821 में ये मर गया, कैद पड़ा रह गया भाई। तो अब हम बात करते हैं कि इन सभी घटनाओं के बाद कि यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम के अंदर आने वाला है कि यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद के उदय के कारणों को बताइए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो इसको आप कैसे लिखोगे। तो साथ ही मैंने सभी ये जो चैप्टर है इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए या लॉन्ग आंसर हो गए, इन सभी के दोस्त हमने क्वेश्चंस आंसर्स के रूप में मैंने एक लिंक दिया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जाके आप चेकआउट करें और उसमें जो भी मैंने क्वेश्चन दिया उनको रीड आउट करना स्टार्ट करें, शॉर्ट क्वेश्चन को भी और लॉन्ग क्वेश्चन को भी आंसर के साथ है। जहाँ तक आपको पूरा स्टोरी समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे आते हैं हम, ये जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, सिर्फ आपको पॉइंट्स को याद करना है, जो स्टोरी बताऊंगा वो समझना है, ठीक है। चलिए, तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने का पहला कारण था सामंतवाद का पतन। सामंतवाद किसे कहते हैं आप इस पिक्चर में देखिए, पहले एक बार समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये जो बंदा है ये सामंत है। सामंत मतलब फ्यूडल्स मतलब जो जमीनों के मालिक होते हैं, बड़े बड़े जमीनों के मालिक। और ये ऐसे ऐसे किसानों से जबरदस्ती डंडा लेके खेती करवाते हैं और इनसे ही टैक्स लेते हैं जबरदस्ती में। तो सामंतवाद का मतलब ये होता है एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पे फ्यूडल्स होते हैं, सामंत होते हैं जो ज़मीनों के मालिक होते हैं, और वो ऐसे किसानों से खेती करवा रहे होते हैं जिनके पास अपनी खुद की ज़मीनें नहीं होती, खुद की खेती करने के लिए ज़मीन नहीं होती। और इस वजह से क्या हुआ दोस्त, इन पे काफ़ी अत्याचार होता है। तो
इन अत्याचारों की वजह, देख लिए भाई, ये देख लिए, इन्हीं अत्याचारों की वजह से ये सभी लोगों के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना है, नहीं हमें तो इसको खत्म करना है, अब ये बहुत अत्याचार कर रहे हैं हम पे। तो पहला पॉइंट क्या था, सभी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो सामंतवाद, ये फ्यूडल सिस्टम की जो व्यवस्था थी, इसी को लेकर लोगों के अंदर, इसी को खत्म करना है, इसको लेकर राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई। तो पहला पॉइंट क्या है, एंड ऑफ फ्यूडलिज्म, यानी कि क्या करना है, यानी कि दोस्त आप एंड ऑफ फ्यूडलिज्म कह लो, या हमें फ्यूडलिज्म का एवोल्यूशन करना है, क्या करना है, एवोल्यूट करना है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, यूरोप में राष्ट्रवाद को देखकर सेकंड जो कारण वो है रिफॉर्मेशन और चर्च की अंतर्राष्ट्रीय शक्ति का स्थिर पड़ जाना। तो रिफॉर्मेशन का मतलब क्या है, रिफॉर्मेशन क्या लो, हिंदी में इसको धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। कुछ दोस्त मैंने भी बताया था कि पूरी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर चर्च की पहुंच चलती है। अब इस चर्च की चलती है, आपको पता है कि चर्च क्या करता था ना भाई, कि चर्च के पास एक क्रॉस का निशान होता था, क्रॉस, है ना। अब जो भी इस क्रॉस को देखेगा उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, बदले में उसको दान दक्षिणा देना होगा। चर्च के फादर ऐसा कहा करते थे। तो भाई ऐसा तो गलत है, लोगों ने आवाज़ उठानी स्टार्ट कर दी, और ऐसे में जिन्होंने आवाज़ उठाई वो था दोस्त कौन, वो था मार्टिन लूथर। कौन था वो, मार्टिन लूथर, इसने आवाज़ उठाई। और इस तरीके से जो पूरा ईसाई धर्म है वो दो भाग में बट गया। ये देखिए दोस्तों, ये है मार्टिन लूथर, इसने इस तरीके के जो काम हो रहे हैं चर्च के अंदर कि क्रॉस दिखाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस पर आवाज़ उठाने से स्टार्ट कर दिया। जब इसने आवाज़ उठाया तो पूरा जो ईसाई धर्म था वो दो भाग में बट गया, दो भाग में बट गया। इसको रिफॉर्मेशन कहा जाता है। पहला था कैथोलिक, जो चर्च के जो पहले जो काम कर रहे हैं, चर्च क्रॉस दिखा के ये सब करके जो पारंपरिक जो कस्टम्स या जो ट्रेडिशन चले आ रहे हैं उसी को मानते हैं, वो कैथोलिक कहलाए। और जिन्होंने पहले वाले चर्च को विरोध किया, उनका प्रोटेस्ट किया, वो प्रोटेस्टेंट कहलाए, इनको प्रोटेस्ट कहा गया। तो इस तरीके से ईसाई धर्म दो भाग में बट गया, एक को कैथोलिक कहा गया, एक को प्रोटेस्टेंट कहा गया, ठीक है। जो प्रोटेस्टेंट वाले हैं उसको बनाने में इसका हाथ है, किसका, मार्टिन लूथर का। इस तरीके से धर्म में सुधार हुए। अब राज्य में जो कानून बनेंगे वो धर्म को देख के नहीं बनेंगे, धर्म अपनी जगह है, चर्च अपनी जगह है और कानून राज्य अपनी जगह है, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ, यानी कि जो धर्म में सुधार करने की ये जो भावना है, इसने क्या करी, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा कर दी, है ना। क्योंकि धर्म अपनी जगह है, कानून अपनी जगह है, धर्म को अलग से रखो, ये हुआ, ठीक है। और चर्च की दोस्तों वो शक्ति थी वो भी धीमी पड़ गई थी, अब चर्च की इतनी शक्ति रही नहीं थी, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर दोस्त, चलिए। एंड अगला पॉइंट हमारा युद्ध। जैसे कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच इतने सारे युद्ध हुए, आपको पता है कि मैंने क्या बताया था कि यूरोप के तमाम कंट्री चाहते थे कि यूरोप के अंदर हम अपने कंट्री को सबसे ताकतवर शक्तिशाली बनाएं। अब इसी शक्तिशाली के अंदर तो भाई नेपोलियन का ये हाल हुआ, असर हुआ उसका, देखिए भाई। अब इसी बीच में भी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में टोटल 7 सालों तक युद्ध चले थे। अब इसी युद्ध के कारण बहुत लोग मारे गए। अब इसी युद्ध के वजह से लोगों के अंदर क्या आती है, राष्ट्रवाद की भावना आती है कि नहीं यार, अब युद्ध हो रहा है। अब मान लो कि कोई बंदा कोई को मार रहा है, आप जाओगे नहीं यार, मेरे को बस हाथ साफ करने का मौका मिल जाए, बस मैं लपेट दूंगा मैं भी, इस तरीके से होता नहीं है हमारे यहाँ स्कूल के अंदर बंदे बुला लेते हैं, वैसे ही सेम यहाँ पे भी ऐसे हुआ, युद्ध हो रहा है बस पकड़ लो यार इनको। तो युद्ध होना ही एक राष्ट्रवाद की भावना पैदा करता है। अब चीन के साथ दोस्तों, चीन हमें परेशान करता रहता है, चीन के साथ युद्ध हो जाए तो हम बेशक हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हूँ, हम चीन को पछाड़ देंगे, ऐसे कि तैसे कर देंगे। उसके युद्ध के मामले में हमारे देश के अंदर राष्ट्र की भावना उतर जाएगी और राष्ट्रवाद की भावना आ जाएगी। तो युद्ध भी एक मेन फैक्टर होता है क्या, राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने में। नेक्स्ट है विदेशी शासन। अब देखिए दोस्तों, नेपोलियन ने तमाम, यानी फ्रांस ने तमाम, जैसे जर्मनी वगैरह, इधर पोलैंड हो गया, इधर ऑस्ट्रिया हो गया, एंड स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, इन सबको दोस्तों अपने गुलाम बना लिया था, इसने बना लिया था। अब इनको यानी कि विदेशी शासन कर रहे थे वहाँ पे उनके कंट्री के अंदर। तो विदेशी शासन भी मेन कारण होता है राष्ट्रवाद के उदय का। अब मैं भारत की बात करूँ तो ब्रिटिश ने भारत पे गुलाम बनाया, तो विदेशी शासन भारत में आए तो लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना है। इससे प्रेम जब उमड़ उठेगा तो देश को आज़ाद करवा के छोड़ेंगे भाई, है ना। यही यहाँ पे हुआ। अब जो देश के अंदर भी भारत में देख लो ना, चंपारण आंदोलन, खेड़ा का हो गया, अहमदाबाद का हो गया, फिर SI आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा के अंदर बाल छोड़ो आंदोलन, तमाम तरह का आंदोलन चल रहा है भारत के अंदर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। अन्याय की विरुद्ध प्रतिक्रिया, मैं आपको स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था, कोई थप्पड़ मारेगा और सभी लोग मिल जाएंगे आपस में और उस थप्पड़ मारने वाले कैसे तैसे कर देंगे, है ना। तो जब अन्याय हो रहा होगा, थप्पड़ मार के अन्याय हो रहा होगा, तो सब लोग आपस में जुड़ जाएंगे, तो राष्ट्रवाद की भावना होगी। सेम इसी तरीके से जब भी किसी कंट्री के अंदर लोग अन्याय कर रहे होंगे, अब जब बंदा ये अन्याय कर रहा है, देखो बंदूक लेकर सबको लोगों को कैसे मार रहा है, ये देखिए सब कैसे पड़े हुए हैं, तो ये बंदा अन्याय कर रहा है, तो सब लोग मिलकर इसके अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे। इसलिए अन्याय जहाँ पे भी होता है वहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना ऑटोमेटिकली जाग जाती है लोगों के अंदर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से देखा हमने कि राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, ये भी पॉइंट्स कवर हो गया। पहले पूरी कहानी समझ में आ गई आप सभी को। अब मैं समझ सकता हूँ कि आप बस पूरे हथियार बन चुके हैं इस चैप्टर के अंदर, हैं अपने बच्चों तक को पढ़ाने लायक बन चुके हैं। चलिए अब एक चीज़ देखते हैं यार, अभी तो आधा पार्ट हुआ है चैप्टर का यार, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, बड़ा मजा आएगा। तो फिर से अब बैक पे जाते हैं, हम वापिस आ जाओ वहीं पे जहाँ पे नेपोलियन कैद हुआ था, ठीक है। जैसे उसको कैद किया गया था, तो कैद करने के बाद 1815 में जिन्होंने
नेपोलियन को कैद करने हराने में हेल्प करी, वो कंट्री कौन कौन से थे? ब्रिटेन, रसिया एंड जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये सब तो कंट्री थे जो बचे थे भाई। एक पर्सिया और ले लो भाई, जर्मनी को मैं पर्सिया बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि समझ में आ जाएगा। तो ब्रिटेन हो गया, पर्सिया हो गया एंड ऑस्ट्रिया हो गया और रूस हो गया। तो इन चारों कंट्री ने मिलकर ही नेपोलियन को हराने में साथ दिया। और इन चारों ही कंट्री के सभी लोगों ने मिलकर 1815 में वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, क्या? ऑस्ट्रिया की कैपिटल, ठीक है, राजधानी, और यहाँ पे आए। और इसका जो ऑस्ट्रिया का जो राजा है, ऑस्ट्रिया का राजा जिसका नाम क्या था? मैटरनिक, इसने इसका लीडरशिप किया। और यहाँ पे सब लोगों ने मिलकर एक कानून बनाया। उस कानून में ये कहा गया कि नेपोलियन ने जो भी कुछ जिस कंट्री पे कब्जा किया था, जिस कंट्री के राजा को हटा दिया था, जो पहले कानून चला रहा था उसको ख़त्म कर दिया था, अब उन सभी को फिर से ठीक करके जो पहले से मतलब कानून चले आ रहे थे उनको ठीक किया जाता है। फ्रांस में बुर्बो राजवंश चला आ रहा था जिसको नेपोलियन ने हटा दिया था, तो बुर्बो राजवंश को ही वहाँ पे फिर से सत्ता दे दी गई। फ्रांस के अंदर सभी कानून को कर दिया गया, कंजर्वेटिज्म को आ गया। और यही बंदा था मैटरनिक, ये देखिए इसका शक्ल देख लीजिए। इसी ने कहा था भाई स्टार्टिंग में कि जब भी फ्रांस छींकता है ना है तो यूरोप के तमाम कंट्री को सर्दी जुकाम हो जाता है। क्यों कहा था पता है ना? क्योंकि फ्रांस की हर एक एक्टिविटी से तमाम कंट्री पे इम्पैक्ट पड़ता था। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो नाम शक्ल याद रख लेना, नाम भी याद रख लेना। ऑस्ट्रिया का राजा था ये। चलिए ये सब दोस्तों क्लियर हो जाता है। तो अब फिर से अत्याचार का शासन स्टार्ट हो जाता है, फिर से अत्याचार का शासन, राजतंत्र आ गया भाई फिर से, अब है ना। वियना के अंदर ये कह दिया गया राजतंत्र का शासन स्टार्ट। और आगे चल के क्या हुआ, फिर से वो अत्याचार होने स्टार्ट कर। लेकिन अब धीरे धीरे करके अब समाज के अंदर कुछ विद्वान हो रहे हैं, विद्वान जो पढ़े लिखे विद्वान हैं अब वो पैदा हो रहे हैं, यानी कि अपने विचारों से लोगों के अंदर क्रांति के जुलूस जगा रहे हैं ताकि वो तानाशाही को खत्म करने की फिर से बात उठाए। क्योंकि नेपोलियन घबरा नहीं। जिसमें तो सबसे पहले मैकियावेली देख लीजिए, मैकियावेली का शक्ल देख लीजिए। ये सब के सब एक पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, फिलोसफर्स हैं। ये सब अपने विचार देते हैं स्टेट को लेकर, गवर्नमेंट को लेकर, डिक्टेटर को कैसे खत्म किया जा सके, डेमोक्रेसी की बात करते हैं ये सब, ठीक है। तो मैकियावेली हो गया, जीएस मिल हो गया। जीएस मिल इसकी पुस्तक है ऑन लिबर्टी। इसने पुस्तक में बात किया है कि सभी बच्चों को या सभी लोगों को लिबर्टी मिलनी चाहिए, है ना। स्टेट को तानाशाही नहीं होना चाहिए। एंड इसको देख लीजिए, इसका नाम है मेजनी देख लीजिए भाई, इस तरीके से। तो अलग अलग लोगों ने यूरोप के तमाम कंट्रीज़ के अंदर अपने विचारों को बढ़ाया ताकि वो कहाँ हो सके, वहाँ पे लिबर्टी और डिक्टेटर को खत्म किया जा सके। ऐसे ही और भी हमारे थिंकर्स हुए जिसके अंदर होब्स हो गया, रूसो हो गया, मैकियावेली हो गया, है ना, एंड हर्बर्ट स्पेंसर हो गया। और बता दूं क्या आप सबको, वो सुन लीजिए। जेएस मिल हो गया, जॉन रोल्स हो गया, है ना, एंड जेरेमी बेंथम हो गया। तमाम तरह के ये सब हैं। आपको इतना याद नहीं करना यार, आप सब परेशान मत हो इतना, है ना। बट जितना बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स हुए, पॉलिटिकल फिलोसफर्स हुए जिन्होंने अपने विचार दिए। और इस तरीके से इनके विचारों को ही क्या उदारवाद या लिबरलिज्म कहा गया। लिबरलिज्म या उदारवाद का मतलब क्या होता है इसको मैंने पहले समझा रखा है। यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो व्हाट इज लिबरलिज्म बाय मनीष वर्मा, ठीक है। चलिए पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पे उदारवाद या लिबरलिज्म ये जो वर्ड है दोस्त, इसका मतलब क्या होता है आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे उदारवाद। दोस्तों ये लिबरलिज्म ये जो वर्ड है ये लैटिन भाषा के लीवर शब्द से बना है। लैटिन भाषा के लीवर शब्द से बना हुआ है ये जो लिवर जो हम पढ़ रहे हैं ना लिबरलिज्म, इसको लीवर शब्द से बना है। लीवर का मतलब होता है आज़ादी। क्या होता है? आज़ादी। तो दोस्त उदारवाद या लिबरलिज्म में कैसे विचारधारा है जो आज़ादी की बात करती है, डेमोक्रेसी की बात करती है, लोकतंत्र की बात करती है, लोगों की शासन की बात करती है। सभी को लिबर्टी मिलना चाहिए, सभी को आज़ादी मिलना चाहिए, सभी को इक्वलिटी मिलना चाहिए, सभी को समानता मिलना चाहिए, सभी के साथ फर्टर्निटी की बात करी, एकता की बात करूँ। एंड धर्म का बोलबाला नहीं होना चाहिए, सभी को राइट्स मिलना चाहिए, वोटिंग का राइट होना चाहिए, सभी को वोट का अधिकार होना चाहिए। कोई ऊंचा नीचा, बड़ा हो, काला हो, गोरा हो, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सब बात करते हैं उदारवादी लोग, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। तो इस तरह के विचार यूरोप के अंदर फैलना स्टार्ट हो गया और आगे चल के क्या हुआ है, कानून की बात करने स्टार्ट कर लोगों ने। अब कानून का शासन हो, ना कि राजा का शासन हो। अब ये डिमांड चल रही है आगे चल के 1830 में फिर से क्रांति होना स्टार्ट होगी। पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट पार्ट आएगी इस वीडियो की, तो उसमें बताऊंगा 1830 से लेकर फिर से क्रांति का दौर स्टार्ट होता है। कि नेपोलियन तो अब रहा नहीं, अब नया क्रांति का दौर स्टार्ट होता है, उसको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम इतना ही समझ लेते हैं कि ट्रीटी ऑफ वियना के द्वारा जो ये पूरी जो व्यवस्था थी जो नेपोलियन ने लागू कर दी उसको खत्म कर दिया गया और फिर से पुरानी व्यवस्था चालू कर दी गई। और जो पुरानी व्यवस्था चालू करी गई, बहाल किया गया, लागू किया गया, उसको कहा जाता है कंजर्वेटिज्म। क्या कहते हैं उसको? कंजर्वेटिज्म। इसको हिंदी में कहते हैं रूढ़िवाद। इसका मतलब यह होता है कि जो भी प्राचीन व्यवस्था है, जो प्राचीन सिस्टम है, पुरानी सिस्टम
ट्रेडिशन जो चली आ रही है वो सही है, क्योंकि उसके बुजुर्गों ने, हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने उसको सोच समझ के लागू किया गया होगा, है ना। इसलिए जो चला आ रहा है सिस्टम, जैसे राजतंत्र हो गया, चला आ रहा है, चर्च की व्यवस्था चली आ रही है, तो हमें फिर से इसको ही चलाना चाहिए। दोस्तों, बीना की इस मीटिंग के अंदर कांग्रेस कहा जाता है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी वाली पार्टी नहीं है। कांग्रेस उस मीटिंग को, सम्मेलन को कहा जाता है वहां पर, ठीक है, याद रहे। जैसे कि अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है ना, वैसा ही, ठीक है। चलिए, एंड रूढ़िवाद यानी कि ऐसे लोगों ने, या ये सब दोस्तों रूढ़िवादी हैं, सब के सब कंजर्वेटिज्म है ये, ठीक है, जो कि पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू करना चाहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राजतंत्र फिर से आया है यहाँ पे, ये सब हमने देख लिया। ट्यूशनल मोनार्की आ जाता है वहाँ पे, मोनार्की सिस्टम, राजतंत्र आ जाता है, और लोगों पे दोस्तों शासन करना फिर से राजाओं ने स्टार्ट कर दिया, है ना। तानाशाही की व्यवस्था कहीं ना कहीं आ जाती है, और इसके वजह से लोगों ने क्या किया, फ्रीडम ऑफ प्रेस की मांग करी, क्योंकि लोगों को दोस्तों बोलने की भी आज़ादी तक नहीं दी जाती थी, लोग वही बोलते थे जो सरकार चाहे, इसलिए लोगों ने फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करनी स्टार्ट कर दी। क्योंकि दोस्तों, आपने एक एनसीईआरटी बुक में ये पिक्चर देखा होगा, जिसके ऊपर लिखा है, इस लाइन में ये लिखा है ना, इस लाइन में क्या लिखा है कि आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या होगा, क्या कि पढ़े लिखे लोगों का एक सिद्धांत है, खामोश। खामोश सुना नहीं है शत्रुघ्न सिन्हा की लाइन, खामोश। ये देखिए, इन सब के मुंह में पट्टी बना हुआ, ये देखिए, पढ़े लिखे लोगों को खामोश रखो, वरना यूरोप के अंदर फिर से राष्ट्रवाद की भावना आ जाएगी, है ना। इसलिए ये सब यहाँ पे बताया जा रहा है, ये देख खामोश रखा गया है। और इधर इस लाइन में यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखी दिया गया है कि जब तक मतलब कि अंदर से मतलब ये भावना नहीं हो जाती कि बस सब कुछ बोलना नहीं है, मैं खामोश रहना है, जब तक ये बोलेंगे नहीं क्रांति ही नहीं होगी। इस तरीके से ये हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी एक और बंदा जन्म ले रहा था इटली के अंदर, जिसने मतलब ये क्रांति की लहर को और मतलब कि आग में घी डालने का काम किया। अब वो बंदा कौन था? वो बंदा ये था जिसका नाम था क्या, जिउसेपी मेत्सनी। नाम याद करना, जिउसेपी मेत्सनी ये बंदा था, इटली का रहने वाला था। इटली में इसका जन्म हुआ था 1807 में दोस्तों, जेनेवा इटली के अंदर, इसमें इसका जन्म हुआ था। कार्बोनारी नामक दोस्तों ने एक संगठन बनाया था, और लुगीरिया कि मतलब इस संगठन में शामिल जैसे होता चला गया आगे चल के। और इसने यंग इटली और यंग यूरोप नामक इसने 2 संगठन और बनाया, ताकि मतलब कि डेमोक्रेसी और जो भी तानाशाही की बात चल रही है, मोनार्की सिस्टम, इसको अंत करने के लिए आंदोलन कर सके, ठीक है। और पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन तक इसने पूरा फैला दिया अपने विचारों को आगे चल के एक एक करके। और मैटरनिक ने दोस्तों, ये वही मैटरनिक जिसने कहा था क्या कि फ्रांस छींकता है तो सर्दी जुकाम हो जाता है यूरोपियन कंट्रीज को, बस इसी मैटरनिक ने किसको, मैथ्सनी को भी क्या कहा, इसने क्या कहा, हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन मैथ्सनी है। क्यों? क्योंकि दोस्त ये भी वही काम कर रहा था जो एक समय नेपोलियन किया करता था, है ना। लोगों के अच्छे अच्छे काम भी किया करता था भाई वो भी, अब ये भी यही कर रहा है दोस्त। इसलिए इसने सामाजिक व्यवस्था को दुश्मन बता दिया। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन मैथ्सनी को किसने कहा था? वो भी मैटरनिक ने कहा था, ठीक है, जिसने इटली को स्वतंत्र बनाने के लिए, इटली को एक करने के लिए और यूरोप से मोनार्की सिस्टम और राजतंत्र को खत्म करने के लिए आवाज़ उठाई। दोस्त, इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इस वीडियो के बाद सेकंड पार्ट आएगा, जिसके अंदर इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। 1830 फिर से फ्रांस के अंदर क्रांति स्टार्ट हो गई, तो उस क्रांति को हम स्टार्ट करेंगे, रेवोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। अब उस क्रांति में क्या हुआ, ताकि टॉपिक को अच्छे समझ में आ जाए। प्लीज़ एक बात मैं आपसे और अंत में कहना चाहता हूँ, आज की ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर मस्त लगी है तो सबको शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, पुराने हो तो बेल आइकन ऑन करना, लाइक करके उत्साह को बढ़ाना, ताकि आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियोस और जल्द लेके आऊँ। मानोगे नहीं, विश्वास नहीं मानोगे, इस वीडियोस को बनाने में दोस्त लगभग बहुत मेहनत लगानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखना नहीं होता हमें, इसमें हमें पिक्चर्स लगानी होती है, एनिमेशन के थ्रू समझाना होता है। आई होप दोस्त आप समझ गए होंगे मैं कहना चाहता हूँ। लाइक करके उत्साह को बढ़ाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है। और इस साल बड़ा धमाकेदार आप सबके लिए कुछ होने वाला है, सरप्राइज है आप सभी के लिए। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जल्द हमारी मुलाकात होगी। आपके चेहरे की मुस्कान यूँ ही बनता रहूँगा। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके फटाफट चेकआउट कर ले। जय हिंद, जय भारत।